नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए जयराज रावल और आज फिर से लौटा हूं आप सब लोगों के बीच। आपने गौतम भाई के बारे में बात करी, राइट? उनके लिए बड़ी रेस्पेक्ट है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड नॉट ओनली फर्स्ट जनरेशन, द फास्टेस्ट ग्रोन फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। तो उनके अंदर क्या, आपने जैसे बहुत क्लोजली काम किया उनके साथ, राइट? उनके अंदर क्या अलग है जो इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर बिल्ड कर दिया? known consultant of India, known consultant of the world who also have an office in India. So he was telling me, Snehal bhai, the capex of this particular project could be 1,000 crore rupee. अब इस भाई ने जिंदगी में लेबरर के साथ रह के खड्डा नहीं खुदवाया. So he doesn't know the excavation. पढ़ाई मिनिमम हुई तो दिमाग पे टीचर लोगों ने काम नहीं किया, टीचर लोगों ने काम नहीं किया तो दिमाग फ्रेश रह गया तो मेरे दिमाग के अंदर कोई थियरी है नहीं, ये सही ये गलत, ये पॉसिबल ये नॉट पॉसिबल. सो उन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया. सो एंड व्हाई आई एम सेइंग पीपल हैव टू, बिकॉज आई कैन सी कॉर्पोरेट, आई एम डीपली इनटू द कॉर्पोरेट्स. व्हाटएवर जॉब exists in corporates are going to get into trouble in next 3 to 5 years on a higher side. Job will not be in existence and there would be a very different level of challenge. तो जैसे आपने बताया कि जॉब अगर कर रहे हो तो भी बिजनेस तो करना ही ऑप्शन ही नहीं है. कॉर्पोरेट सब बंद होने वाले हैं. If somebody watching this podcast and they want to become a CEO of one of the top 500 companies of India, तो उनको क्या पाथवे फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी वो आज से करना शुरू करें तो उनका प्रोसेस इजी हो जाए? Number 1, don't believe standards. Okay. If you really want to grow in life at a relatively early speed, you have to shatter the standards. So a lot of people admire you for your success. What are your few of biggest failure which people don't know about? My failures are somehow किसी का अटेम्प्ट आ रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर, ऐसा लग रहा है कि पीयर्स आगे जा रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, राइट? और वो एक ही जगह पे अटके हुए हैं. तो आपने वहाँ से निकल के आज यहाँ पे पहुँचे आप, तो मतलब क्या रहा, क्या डिफरेंस है? बेसिकली मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली मानता हूँ कि पीपल शुड बी वेरी इंडिपेंडेंट. तो घबरा गया, बोले डोंट टॉक अबाउट दिस डिग्री. मतलब क्यों, क्या हुआ? बोले सर आई हैव हर्ड पीपल अपीयर 2-3 टाइम टू बिकम सीए. बोला नो भाई, दे अपीयर 2-3-4-5-10 टाइम्स टू बिकम सीए. अब वो अमेरिकन मुझे क्या बोलता है, सच अ ब्रेव पीपल दे आर. ये आपका इमेज है मार्केट में, आपको मालूम ही नहीं है, फिर भी आप फेल हो रहे हो और घबरा रहे हो फेल होने पे. और आप किससे घबरा रहे हो? तो बोले पड़ोसी. अब पड़ोसी क्या पढ़ाया? बोले बीएससी. लास्ट एपिसोड को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया. आज का एपिसोड भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड है और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मेरे को फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, अच्छा काम कर रहे हो, राइट? बट अगेन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. तो आप ये वीडियो अभी पॉज करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को मोटिवेट कर दो. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए जयराज रावल और आज फिर से लौटा हूं आप सब लोगों के बीच में एक स्पेशल गेस्ट के साथ जो बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिनको मैंने जब पहली बार सुना था 22 जुलाई 2018, मुझे डेट भी याद है, तब से मैं उनका फैन हूं. एंड आई एम वेरी श्योर एंड आई कैन गारंटी आज का पॉडकास्ट देखने के बाद आप सब लोग भी उनके फैन होने वाले हो. ही इज नन अदर देन स्नेहल देसाई सर. अगर सर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो ही इज द सीईओ ऑफ अहमदाबाद बेस्ड कॉन्ग्लोमेरेट, फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एज. ही आल्सो ओन अ बैंड विद द नेम ब्लड ब्रदर्स. सो लेट्स वेलकम द मैन हिमसेल्फ, none other than Snehal sir. So really grateful to have you here sir. My pleasure. Yes sir. तो बहुत सारे जैसे सक्सेसफुल लोगों से अभी मेरा मिलना हो रहा है और समहाउ एक चीज़ मैंने नोटिस करी है अंदर कि उनका जो चाइल्डहुड रहा है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है. तो आपके चाइल्डहुड के बारे में बताओ ना, कैसा था? आपने कभी सोचा था कि आप इस लेवल पे पहुंचोगे या कैसा था उसके बारे में थोड़ा? तो इसमें तो एक पहले तो दो जो आप बोल रहे हो सक्सेसफुल, तो सक्सेस आई अंडरस्टैंड कि यू आर ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम द कॉर्पोरेट और सोशल पर्सपेक्टिव. करेक्ट. बट सक्सेस मेरे हिसाब से जो डिफाइन हुई है वो ये है कि अगर आदमी जो कर रहा है इज हैप्पी विद व्हाट इज डूइंग एंड इज हैप्पी विद द वे ही इज लिविंग, ही इज सक्सेसफुल. राइट. क्योंकि मैं बहुत सारे बड़े नामों के साथ काम कर रहा हूँ. दे हैव अर्न्ड लॉट्स ऑफ मनी, राइट. दे आर वेरी वेल्दी, दे हैव रीच्ड टू अ डिफरेंट हाइट, राइट. बट इंटरनली what they are facing करेक्ट is what I have seen. तो yes, अगर आप सोशल पर्सपेक्टिव से बोलो तो सक्सेस का डेफिनेशन अलग है. बट हम जिस ऑडियंस के लिए शूट कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग उस लेवल पे शायद ना भी पहुंच पाए. करेक्ट. तो उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन, जो मेरा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है. इफ़ यू आर हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग एंड हैप्पी विद द वे यू हैव बीन लिविंग, आई थिंक यू आर सक्सेसफुल. राइट. चाइल्डहुड में ऐसा रहा था. आई थिंक द ग्रेटेस्ट थिंग हैपेंस टू मी वाज माय स्कूलिंग. ओके. सो माय स्कूल वाज नॉट गुड, माय स्कूल वाज नॉट ग्रेट. ओके. मेरा स्कूल बहुत बड़ा नाम नहीं था. एक छोटी स्कूल थी जहाँ पे जो मेरे क्लासमेट थे वो बहुत ही लोअर क्लास बैकग्राउंड में से आते थे और पढ़ाई मिनिमम हुई.
पढ़ाई मिनिमम हुई तो दिमाग पे टीचर लोगों ने काम नहीं किया, टीचर लोगों ने काम नहीं किया तो दिमाग फ्रेश रह गया तो मेरे दिमाग के अंदर कोई थियरी है नहीं, ये सही ये गलत, ये पॉसिबल ये नॉट पॉसिबल। सो उन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया, तो स्कूल हेल्प्ड मी। अच्छा। एंड विद दैट द पेरेंटिंग पार्ट, फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स थे तो उन्होंने बहुत फ्रीडम दी, दे नेवर इंटरवीन कि भाई ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। मुझे याद है मैंने सीए ज्वाइन किया था, अब मैं था सेप्ट में। अच्छा। अब कोई आदमी जो बीटेक या बीई हुआ है वो जिंदगी में जनरली सीए में नहीं जाता है, तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम सेप्ट हु जॉइंड सीए, बट पेरेंट्स ने कभी पूछा ही नहीं क्यों, बोले ओके डन। फिर मुझे लगा मैं इसमें पास नहीं होऊंगा तो मैंने एमबीए की एंट्रेंस देना शुरू की। तो मैंने उनको बोला भाई एमबीए के लिए फॉर्म के लिए पैसे चाहिए, तो पूछे नहीं भाई तू सीए कर रहा था उसका क्या हुआ, तो कुछ नहीं, वो उसके लिए तो फ्रीडम थी पूरी। सेकंड, बहुत सारी चीज़ें अर्ली डेज में हुई, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, तो फैमिली के कंसेप्ट्स बहुत क्लियर थे कि कहीं पे घूमने नहीं जाएंगे चलेगा, बट न्यूज़पेपर आना चाहिए वैकेशन के अंदर मैगजीन्स पढ़ने के। तो हमारी सोसाइटी के बाहर वो एक रेंटेड मैगजीन की दुकान थी कि महीने के 15 रुपये आप दो तो आपको जितने मैगजीन्स रेंट पे लेके जाने चाहिए लेना है। तो चंपक, सफारी, चित्रलेखा, अभियान, प्रीतिश नांदी का एक मैगजीन आता था इलिस्ट्रेटेड वीकली, तो ये सब हम ला के पढ़ते थे। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी में कंसेप्ट क्लियर थे कि शाम को 5 बजे सोसाइटी में बाहर चले जाने का, 5 से 7-8 बजे तक खेलना है। तो हम लोगों ने क्रिकेट खेला, फुटबॉल की सीज़न आई तो फुटबॉल खेला, हॉकी खेला। तो ये जो चीज़ें हुई जो चाइल्डहुड में, तो ये चीज़ें ने मेंटली बहुत सारी चीज़ें ओपन अप कर दी जो मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ। जिन बच्चों में चाइल्डहुड में ये चीज़ें नहीं होती है वो सीए हो जाए, वो गोल्ड मेडल लेके आए, वो एमबीए हो जाए, वो हार्वर्ड में से हो जाए, इनका ग्रोथ लिख के रखो 1000%। तो मैं तो ये बोलूँगा कि चाइल्डहुड में बच्चे को खेलना चाहिए, और चाइल्डहुड में ये सब एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, जो आई थिंक मेरे फैमिली और मेरे स्कूलिंग ने दिया। सो दैट इज हेल्प। वंडरफुल। दैट इज हेल्प। तो सर जैसे एआई अभी जिस पेस से बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है करंट एजुकेशन सिस्टम कितना रिलेवेंट है अभी के लिए? करंट एजुकेशन सिस्टम और एआई को कोई रिलेवेंस नहीं है। एजुकेशन सिस्टम पहले भी रिलेवेंट नहीं था, और आज भी रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो एआई के कारण रिलेवेंस है। मुझे आप बताओ, बिल्डिंग के अंदर 4 दीवारों के अंदर बच्चे को बिठा देना, बेंच के अंदर रो और कॉलम में, एक फैक्ट्री सेटअप में, और फिर आप उसको पढ़ाओ। भाई बच्चे को नेचर चाहिए, बच्चे को ओपननेस चाहिए, बच्चा खुले में रहता है उसकी एंग्जाइटी कम रहती है, बच्चे को पीयर्स चाहिए, बच्चे को चैलेंज चाहिए, बच्चे को आप ऐसी ऐसी चीज़ें दो जहाँ पे उसकी क्यूरियोसिटी बिल्ट हो, बच्चे को अपना पैशन ढूंढना है। अब ये सब तो हो ही नहीं रहा है, वो आधे पौने घंटे का। और आप बताओ ऐसी कौन सी स्कूल जहाँ पे आधा घंटा आप पढ़ाते हो, सॉरी आधा घंटा स्पोर्ट्स का देते हो और बाकी के दिन पढ़ाते हो। स्कूल में पहले 1 घंटा जब बच्चा अगर जाता है तो 1-2 घंटा बच्चे को कुछ करना ही नहीं है, वो अपने फ्रेंड लोगों के साथ घूमो। तुम समझो कि तुम्हारी स्कूल है, तुम स्कूल में पढ़ते थे, जब तुम स्कूल में 7 बजे गए, 7 से 8, 8:30 बजे तुम्हें फ्रेंड के साथ घूमने का है कैंपस के अंदर। तो तुम झाड़ के नीचे बैठ गए, तुम कैंटीन पे बैठे, तुम लोगों ने कल फुटबॉल मैच देखा उसका डिस्कशन किया, या किसी का कोई मारा मारी हुआ वो डिस्कशन किया, उसके बाद तुम पढ़ने गए, 2 घंटे पढ़ाई की, वापस 1 आधे घंटे खेले, वापस तुम, तो ये अलग चीज हो गई। अब अपनी तो स्कूलिंग है ही नहीं ना। हमारी स्कूलिंग तो क्या है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर रनिंग द स्कूल दे डोंट हैव एन आइडिया अबाउट एजुकेशन। मैं तो इतने सब ट्रस्टी लोगों को जानता हूँ, 95% ट्रस्टी ऑफ द स्कूल्स आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, दे आर नॉट रीडिंग बुक, दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट दे हैपनिंग इन वर्ल्ड, हाउ दे कैन क्रिएट अ प्रोड्यूस स्टूडेंट्स हु आर कॉम्पिटेंट। तो स्कूल एआई में भी इरेलेवेंस है, और स्कूल जिस जमाने में एआई नहीं था तब भी इरेलेवेंस था। तो अभी के लिए जैसे आपने बताया कि ऐसी चीजें हो रही है, राइट, तो अगर कोई छोटा बच्चा है या तो पेरेंट्स ये देख रहे होंगे तो उनको क्या सजेशन दोगे आप, मतलब कैसे क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या है फिर? बच्चे को स्कूल भेजो सब्जेक्ट सीखने के लिए नहीं। ओके। सो बच्चे का लाइफ बहुत सिंपल है कि ही शुड गो टू स्कूल टू इंटरेक्ट विद पीयर्स। ओके। होमवर्क के प्रेशर बंद कर दो, मार्क्स के प्रेशर बंद कर दो। वो 3-4 घंटे स्कूल में जाना चाहिए, बाकी के 3-4 घंटे में वो स्पोर्ट्स खेले, उसको जो पसंद है वो करे, उनकी जो हॉबी है वो एक्सप्लोर करे। सो ही नीड टू बी एक्सपोज्ड इन टोटलिटी ऑफ द लाइफ। ओके। रादर देन वो 6-8 घंटे। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई बच्चा अगर 8 घंटे स्कूल में जाता है, या 12 सुबह में 6 बजे 7 बजे उसकी स्कूल शुरू हुई, 1 बजे 2 बजे वो घर आया, और आजकल तो क्या है, आवर्स बढ़ गए, क्योंकि स्कूल वालों ने एक नया अच्छा बिजनेस ढूंढ लिया है कि 1.5-2.5 लाख रुपए की फीस लेते हैं। तो फीस जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि हम 2:30 बजे तक पढ़ाते हैं। भाई तुम्हें तुम्हारी फीस जस्टिफाई करना है, तुम 4 घंटा पढ़ा के भी कोई फील है ना, उसके लिए तुम 6-7 घंटे क्यों बच्चे को परेशान करते हो? 7 घंटे वो स्कूल में जाएगा, 1 आधी घंटा उसका आना जाने में गया, 8 घंटा वो सोएगा, बाकी के 8 घंटे में 2-3 घंटा वो ट्यूशन और होमवर्क करेगा,
तो बाकी में 1 आधी 2 घंटा वो फैमिली के साथ रहेगा, तो उसके पास टाइम ही कहाँ मिला कुछ जिंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए। करेक्ट। तो उसको 3-4 घंटे स्कूल में भेजो, ऐसी स्कूल ढूंढो जो 3-4 घंटे हो, या ऐसी स्कूल जो ढूंढो जो 6-8 घंटे हो, बट 2-3 घंटे पढ़ाए, बाकी के 5 घंटे उसको एक्सप्लोर करे। वाई वी डोंट हैव अ स्कूल वेयर ही स्टडी 3 hours, he play 1 hours, he do farming 1 hours, he learn workshops 1 hours, he get into entrepreneurial system for 1 hours। तो ये क्यों नहीं है? तो पेरेंट्स को बोलो कि बच्चे को खेलने दो। रूल सिंपल है, 18 तक खेलने का, 18 से 25 तक पढ़ने का, 25 से 40 तक जो पसंद है नहीं पसंद है करने का, जॉब बिजनेस जो भी है, 40 के बाद जो पसंद है वो करने का, 50 के बाद रिटायर्ड होकर जिनकी शांति से जीने की ना, ये सिस्टम है। मेरा भी ऐसा ही था सर, जैसे मैं स्कूल में जब था तब मतलब ऐसे एक जैसे आपने बताया कि फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए, राइट? तो जब फोर्स किया जाता था तो मन से नहीं होता था। तो आई वॉज नॉट रियली गुड टिल क्लास 10th, बट फिर 11th में आया तो एजुकेशन रीबर्थ हुआ, फिर सोचा कि कुछ करना है, राइट? तो देखा कि सीए है, बहुत सारे सीए को देखना शुरू किया, अच्छा लगना शुरू किया, तब से वो क्यूरियोसिटी अंदर बिल्ड हुई कि ऐसा करना है कुछ। नहीं, यू आर गुड टिल 10th, यू आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। करेक्ट। तो वो सोशल पैरामीटर जो इन्होंने ढूंढा है ना, राइट, कि अब हर एक के A+ आएंगे तो जी सोसाइटी तो अलग लेवल पे चली जाएगी। करेक्ट। तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यू आर गुड, बट सोशल सिस्टम के हिसाब से यू आर नॉट गुड, तुम्हारे 90 नहीं आ रहे, करेक्ट, तुम्हारे 80 नहीं आ रहे, राइट? सो दैट इज हाउ इट गोस। तो आई थिंक ये गलत सिस्टम है, बट ठीक है, चलो अब चले गया तुम्हारा। फिर उसके बाद सीए किया, और उसके बाद भी जब मतलब सीए कर रहा था तो काफी फोकस था, अभी हो गया क्लियर, राइट? पर उस टाइम भी ऐसा जैसे आपने बताया कि कोई दूसरी चीजें सोचने का टाइम ही नहीं मिला, राइट? और जैसे सीए क्वालिफाई हुआ फिर थोड़ा ऐसा हुआ कि चलो अभी पढ़ना नहीं है तो अभी क्या करें, वो तब एक्चुअली चीजें सोची, तब सोचा कि क्या चीजें बिल्ड कर सकते हैं, तो अभी साइलेंटली थोड़ी चीजें कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग। तो अभी जैसे थोड़े टाइम पहले सीए का रिजल्ट भी आया है, और ऐसे भी जैसे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करके निकलते हैं, राइट? तो क्या करना चाहिए उनको, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, क्या आपका थॉट प्रोसेस है? नहीं, देखो ये बहुत ही इंडिविजुअल कॉल है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली में अर्निंग की जरूरत है, राइट, तो जॉब करना चाहिए। अगर फैमिली में अर्निंग की जरूरत नहीं है तो 1000% बिजनेस करना चाहिए। ओके। अच्छा, अब जितने लोग जॉब कर रहे हैं उसको मैं दूसरा एक चीज बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि वो जॉब के साथ उनको बिजनेस तो करना ही करना है। करेक्ट। सो बिजनेस इज नॉट एन ऑप्शन, एवरीवन हैज टू डू बिजनेस, बिकॉज व्हाटएवर जॉब यू आर डूइंग टुडे इज गोइंग टू गेट इन ट्रबल इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, सो यू हैव टू हैव अ बिजनेस। बट आज ऐसा है कि भी फैमिली में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अर्न फाइनेंशियली, और टू सपोर्ट योर फैमिली फाइनेंशियली। तो अगर सीए हो गया तो वो जॉब शुरू करते, जॉब के साथ एक बिजनेस करे। अब बोलता है ऑफिस अलाउड नहीं करता है, तो भाई वो तू मैनेज कर ले। जिंदगी में तूने बहुत सारी ऐसी चीजें की है जो किसी ने अलाउड नहीं की थी, फिर भी की ना, तो इसमें अगर ऑफिस अलाउड नहीं करना है फिर भी यू हैव टू डू द बिजनेस। सो एंड व्हाई आई एम सेइंग पीपल हैव टू, बिकॉज आई कैन सी कॉर्पोरेट, आई एम डीपली इनटू द कॉर्पोरेट्स, व्हाटएवर जॉब एग्जिस्ट इन corporates are going to get into trouble in next 3 to 5 years on a higher side. Job will not be in existence, and there would be a very different level of challenge. So we are actually preparing for the people, and those people who are preparing for the people for the future, they don't understand future themselves. So how you can prepare those people for the future when the people who are preparing do not understand? So बच्चे को बिजनेस तो करना ही है, अगर पैसे की जरूरत है तो जॉब के साथ बिजनेस करे, और फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली में से आ रहे, ही मस्ट बिल्ड अ बिजनेस। करेक्ट। तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चन है, जैसे आपने आंसर दिया इसमें, राइट? अगर जॉब कर रहा है, राइट, तो आगे जाके फॉर एग्जांपल उसको खुद का कुछ बिल्ड करना है, तो पहली जॉब उसकी कैसी होनी चाहिए? इन द सेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4-5 साल के बाद उसको खुद का कुछ करना है या तो कुछ बिजनेस करना है, राइट? तो जनरली लोग ऐसा करते हैं कि पहली जॉब ऐसी चूज करे जो उसको आगे जाके कॉम्प्लीमेंट करे। जनरली जॉब किसी का भी ग्रोथ हुआ है ना, और कोई भी बिजनेस में भी गया है ना, सो वो जॉब के कारण नहीं गया है। ओके। वो जॉब करने की प्रोसेस के कारण गया है। ओके। सो कहीं पे भी जॉब करे चलेगा, बट उसकी प्रोसेस जॉब करने की सही होनी चाहिए। अब प्रोसेस क्या है? राइट। फॉर एग्जांपल उसको ऑडिट में दिखाया है, ये भाई ऑडिट करके वापस आता है, नहीं, ऑडिट के साथ टैक्स वाले से इंटरेक्ट करो, राइट, प्रोडक्शन वाले से इंटरेक्ट करो, मार्केटिंग वाले से इंटरेक्ट करो, प्यून से इंटरेक्ट करो, सीईओ के पीए के साथ इंटरेक्ट करो, कंपटीटर क्या चल रहा है वो पैरेलल करो। अब ये हो ही नहीं रहा है, राइट? So you are very good in terms of what you are doing, but you are not good for rest of the things. And whatever you are doing today will not be in demand next year. So you will be in trouble because you have not prepared yourself. तो उसको मेरा एक बहुत firm belief है कि if you ask me to choose between corporate and consulting, then I'll say corporate. And the reason is very simple, कि जब आप corporate में जाते हो, छोटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो भी चलेगा, आप खुद करते हो। राइट। The biggest problem with consulting is you are an advisor. जब आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है तो आप एडवाइस कैसे कर पाओगे? तो आप एडवाइस करोगे, जैसे बीच में मुझे एक समझा रहा था, one of the known consultant of India, known consultant of the world, who also have office in India. So he was telling me, Snehal bhai, the capex of this particular project could be 1,000 crore rupee. अब इस भाई ने जिंदगी में लेबरर के साथ रह के खड्डा नहीं खुदवाया, so he doesn't know the excavation, he doesn't know the depth of an excavation, he doesn't know the cost of RCC footings, and he doesn't know the cost of column भी मैंने पहले। So if a capex derived by him, which I have submitted to the banker, because उसने जिंदगी में एक प्रोजेक्ट खुद खड़ा होकर बनाया नहीं है, तो how that number will be reliable? So
any person who is starting his life career, any chartered accountant who is starting, he should work on a ground. And when I am saying on a ground means आज अगर वो 10 करोड़ का फंडिंग बैंक में लेने जा रहा है तो 10 करोड़ कहाँ से आए, वो 10 करोड़ सही है या गलत है, करेक्ट, वो 10 करोड़ में डेविएशंस क्यों आ सकते हैं, तो वो जब वो खुद करेगा सीखेगा उसके बाद वो ही कैन बी ऑलवेज अ गुड एडवाइजर. सो दैट इज व्हाट आई फील. वन, द प्रोसेस ऑफ डूइंग अ जॉब शुड बी करेक्ट. जैसे हम लोगों ने जब जॉब शुरू की तो फॉर्चुनेटली हमारी प्रोसेस अच्छी रहेगी, फॉर्चुनेटली. और सेकंड, अगर इफ इज डूइंग हिमसेल्फ ही विल बी अ ग्रेट एडवाइजर. करेक्ट. टुडे I teach soft skills in some of the places because I was very pathetic on soft skills while I joined my graduation. So मुझे आता ही नहीं था बोलना, तो ये मेरे limitations थे. अब वहाँ से हम बोलना सीखे, so I understood how people overcome. So today I can advise to the people this how you can overcome. तो इसीलिए वो जरूरी है प्रोसेस. राइट. तो जैसे आपने बताया कि जॉब अगर कर रहे हो तो भी बिजनेस तो करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है. कॉर्पोरेट सब बंद होने वाले हैं भाई. You be clear with what I am saying. करेक्ट. और जनरली कॉर्पोरेट रहेंगे बट द नंबर ऑफ जॉब इन अ कॉर्पोरेट विल ड्रास्टिकली गो डाउन. राइट. तो जैसे मैंने देखा ये लार्ज नंबर ऑफ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको समहाउ बिजनेस करना है पर वो जॉब में है बट कभी लाइफ में स्विच ही नहीं कर पाते, तो वो करेज कभी आता ही नहीं है. तो ऐसे लोगों को मतलब कैसे आप मतलब कैसे स्विच करें, उनके लिए क्या गाइड करोगे? पहला है कि लोगों को पूछना बंद करो. अच्छा. इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है ये जाके लोगों की एडवाइस लेते हैं. राइट. उन लोगों की एडवाइस लेते हैं जिन्होंने बिजनेस किए नहीं. करेक्ट. मेरा एक बेसिक थियरी है कि जो आदमी मान लेता है ना वो जानता नहीं. राइट. और जो मानता नहीं है ना वो जानने का कोशिश करता है ना तो बहुत अच्छे से जानता है. करेक्ट. तो जाके प्रोफेसर को पूछेगा, प्रोफेसर बोलेगा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ. वो जाके उसके बॉस को पूछेगा जो जॉब कर रहा है और जो ऐसा नहीं बोल रहा है कि मेरे में हिम्मत नहीं है बिजनेस करने की. करेक्ट. तो क्या बोलेगा, देखो द वे आई हैव ग्रोन अप, सो इफ यू विल डू अ जॉब यू विल ग्रो अप. मतलब मैं आप जहाँ पे भी लोगों को जाके पूछोगे लोग आपको कंफ्यूज करेंगे. तो सबसे पहले एडवाइस मैं इन लोगों को दूंगा कि भाई लोगों को पूछना बंद कर दो. सेकंड, तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ें आ रही है ना उसको 24 आवर में तुम ग्राउंड में एग्जीक्यूशन कैसे करो देख लो. 99% पीपल हैव अ सॉलिड वीकनेस. दैट वीकनेस आई कॉल एग्जीक्यूशन. पीपल हैव अ टेरिफिक बायस फॉर एक्शन. People don't execute. People think and think and think and think and then they plan and they plan and then they plan and the life gets over. Correct. So my only advice to them, don't ask people, go and execute. वो धीरे धीरे वहाँ से सीख जाओगे और वहाँ से ग्रो हो जाओगे. सब रास्ते निकलेंगे. पैसे नहीं है पैसे आएंगे. अगर धंधा चलाना नहीं आता है धंधा चलाओगे. और दूसरी एडवाइस चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं वो बोलूँगा कि जरूरी नहीं है कि तुम बिजनेस उसी फील्ड में करो जिस फील्ड में तुम पढ़े हो. राइट. इफ यू विल डू अ बिजनेस एंड जॉब in what you have studied, you will do well. But if you will do a job and business into the area which you have not studied, you will do exceptionally great. Correct. तो ये limitation निकाल दो कि मैं जो पढ़ा हूँ, a CA, I know CA who is a photographer. I know CA who is a sports person. Correct. I know a chartered accountant who is running a aviation company. I know, तो CA means audit, tax और accounting नहीं है. डिग्री इतना बड़ा है, डिग्री इतना exhaustive है, डिग्री इतना in depth है कि these people are capable and qualified to run anything and everything. Right. तो उनको माइंड रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है. वाई सीए कैन नॉट बी यूट्यूबर, वाई सीए कैन नॉट बी अ ब्लॉगर, वाई सीए कैन नॉट स्टार्ट हिज ओन रेस्टोरेंट, वाई सीए कैन नॉट रन अ बिजनेस ऑफ एकेडमिक फॉर अ स्कूल. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो ये दो एडवाइस है कि पूछो मत, चालू करो. और दूसरा, जरूरी नहीं कि अपने फील्ड में करो. तो सिमिलर स्टोरी जैसे मेरी भी थी. जैसे क्वालिफाई किया मैंने तो वही कि प्रोसेस क्या है, क्या करते हैं जनरली लोग जॉब के लिए जाओ. राइट. तो वन ऑफ द बिग फोर में मैं भी था. एक बहुत अच्छा पैकेज था, काम कर रहा था. बट अगेन जैसे आपने बोला कि वो सेटिस्फेक्शन नहीं था कि हमेशा ऐसा लगता था कि इस कुर्सी पे बैठ के सिर्फ काम. और सीरियसली बताओ, बिग फोर में आपने जब काम किया तो आपने एडवाइस दी. करेक्ट. तो वो एडवाइस में एक्चुअल में आपने ग्राउंड पे तो कुछ देखा ही नहीं क्या हुआ. राइट. और एडवाइस तो क्या है, वो आते ना कंसल्टेंट, हमें ये करना चाहिए. अरे भाई पैसे तुम्हारे नहीं हमारे लगते है ना, तुम करके दिखाओ. सो कॉर्पोरेट में क्या होता है, जब आप बॉस के पास जाते हो तो जाके बोले ये करना चाहिए. I still recollect in one of my particular project to in Adani, I told my boss कि सर ये करना चाहिए. बोले करो. अगर मेरे में करने की कैपेबिलिटी नहीं और मैं एडवाइस दूंगा तो मैं फंसूंगा. तो ये कंसल्टिंग में सब चलता है. यू आर सेइंग समथिंग, सॉरी. करेक्ट. तो फिर वैसा ही था कि नहीं, मतलब ऐसा था कि सामने दिख रहा था कि अब यहाँ से ये बनेंगे और लाइफ खत्म हो जाएगी यहाँ से. तो अगेन ऐसा था कि नहीं करना था ये. तो मैंने छोड़ने का सोचा पहले कि छोड़ देता हूँ, मेरे को नहीं करना. अगेन कुछ प्लान नहीं था पास के करना क्या है. तो जिससे भी जैसे आपने बताया कि लोग जाके बात करते हैं, तो मैंने भी ऐसा करा कि बात करने की कोशिश करी. तो लोग बोलते हैं कि डिजास्टर कर रहा है, तू क्या कर रहा है, इतनी बड़ी जॉब, इतनी बड़ी कंपनी, लोगों को मिलता नहीं है, तू छोड़ रहा है, क्या करेगा, पैसे कैसे लाएगा. तो डर गया थोड़ा. फिर अगेन सोचा कि चलो होगा जो होगा, अभी के लिए छोड़ के देखते हैं. ऐसा छोड़ा. और
8-10 महीने लगे, साल भर लगा, बट अभी आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग। और भाई आज के दिन में तुम पैसे कमा रहे हो उतना या नहीं, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो आल्सो, नो वन वांट्स टू नो आल्सो, करेक्ट बट यू मस्ट बी हैप्पी यार, खुद का Correct. कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो। करेक्ट और कॉर्पोरेट में बहुत टाइम अननेसरी बहुत गलत लोगों को सुनना पड़ता है, जो Right. तुम्हारे फील्ड में तो नहीं होगा, एटलीस्ट खुद का करोगे तो। और खुद का करो तो खुद के लिए सुनोगे, किसी और के लिए तो नहीं सुनोगे, राइट तो बहुत जरूरी है। राइट। तो उन अडानी ज्वाइन करने के पीछे क्या स्टोरी थी, मतलब कैसे ज्वाइन किया था स्टोरी कुछ नहीं भाई, आई वाज विद अ वेंचर कैपिटल फर्म ओके एंड देन आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब ओके एंड देन कंसल्टेंट सेड कि भाई अदानी में एक जॉब है तो आप जाके इंटरव्यू दे के आओ। सो ही पुट मी टू Okay. द पर्सन, देन अदानी में दिस जेंटलमैन ही इंटरव्यूड मी हम्म and then he said ki theek hai you join us, so that is how join. So it was like anyone in a corporate searching for a new job, Correct. where I come across this job, करेक्ट। so that is how it happens. तो फिर भी मतलब जैसे बहुत सारी कंपनीज में लोग ज्वाइन तो करते हैं, बट सीईओ लेवल तक पहुंचना नहीं मतलब मेरे में क्या एडवांटेज हो गया कि मेरा जो पहला बॉस था राइट डॉक्टर मलय महादेव इन अदानी, ही Okay. हायर्ड मी, ओके नाउ ही हिमसेल्फ इज अ डेंटिस्ट ओके और वो पोर्ट चलाते हैं, ओके तो हिज माइंडसेट वाज नॉट कन्वेंशनल। ओके तो वो तुमने क्या पढ़ा है, क्या डिग्री है, कहाँ से पढ़े हो, वो सब में नहीं पढ़ता था, ही यूज्ड टू जज पीपल हिमसेल्फ। करेक्ट तो व्हाइल वर्किंग विथ हिम मेरा इंटरव्यू उन्होंने 5 मिनट लिया है ओके और क्वेश्चन क्या पूछा, क्या काम करते हो, मैंने सर विष्णु वासने साहब के साथ। बोले क्या और हॉबी क्या है, मैं सर मैं पढ़ता हूँ। कौन सी किताब, तो मैं बोला सर जैक वेल्च, ये टॉम पीटर, ये सब पढ़ता हूँ। बोले वेरी गुड। तो बोले ठीक है कब ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं बोला सर आपने इंटरव्यू नहीं लिया। तो ही सेड कि 2 चीज़ उसने बोली, बोला आई कैन सेंस द काइंड ऑफ रीडिंग यू आर हैविंग, तो हु यू आर। और सेकंड उसने बोला कि अगर आप विष्णु वासने साहब जो मेरे बॉस थे वेंचर कैपिटल में, उनके साथ काम कर सकते हो तो वो आदमी दुनिया में कहीं पे भी चलता है। करेक्ट तो ही टुक मी। सो 5 मिनट में उन्होंने ले लिया। अब उनके साथ काम करते करते ही वाज डेवलपिंग पीएनजी सीएनजी स्टेशन, ही डेवलप्ड मुंद्रा पोर्ट में उनका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है आज के दिन में अगर आप बोलो ओके तो उन्होंने उस टाइम पे उनको लगा कि भाई ही माइट हैव फाइंड समथिंग इन मी, कि तो एक प्रोजेक्ट मुझे दे दिया चैलेंजिंग उन्होंने, और वो प्रोजेक्ट फॉर्चुनेटली वी डिलीवर्ड and from there the growth has happened. ओके So the advantage I got, I worked with a person who was interested in building things, who was working for promoter करेक्ट and who want to grow himself and he wanted to ensure that the organization grows. So I have grown. राइट अगर उसकी जगह पे कोई ऐसा बॉस होता है जो खुद इनसिक्योर होता है, राइट जो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, तो वो मुझे कंट्रोल करता है, और वो मुझे कंट्रोल करता है तो मेरा ग्रोथ नहीं होता। राइट। So that is how it has gone up. सो जैसे अडानी में आपने काम किया है, इतने बड़े लेवल पे बैठने के बाद टॉप मैनेजमेंट या तो बड़ी कंपनीज का सबसे बड़ा फियर क्या होता है? I think if you talk about an organization like Adani, Mhm. if you think about fear, they would have been not so big. ओके So ये thought उस level पे होता ही नहीं है। ओके See, I think it's very simple. When you play not to lose, you can't win. राइट है ना? So at certain level, when you start thinking about fear, you can't grow. So at Gautam Bhai's level, at Elon Musk level, this thinking never prevail. They talked about, they think about moving further, राइट building it something substantially for the organizations, for the country, and contributing rather than having a fear. राइट। तो possible नहीं है उस तो level पे। जैसे आपने गौतम भाई के बारे में बात करी, राइट? उनके लिए बड़ी रेस्पेक्ट है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड Not only first generation, the fastest grown first generation entrepreneur. करेक्ट। तो उनके अंदर क्या, आपने जैसे बहुत क्लोजली काम किया उनके साथ, राइट? उनके अंदर क्या अलग है जो इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर बिल्ड कर दिया? See, the greatest strength of him, which I have seen, he is a solid decision maker. ओके कल आना, बाद में देखते, सोचते, no. ओके So you go to him, the decision is then and then, right, wrong, Okay. but he take decision. Okay. Second, he is a solid executor. राइट आने वाले दिनों में अदानी जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको पोर्ट, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट, रोड्स और ये सब बनाना है, then the gestation period for creating this for a normal organization is at least 10 years. करेक्ट While in case of Gautam Bhai, this gestation period is substantial because he moves very fast. He take decision very fast. राइट So first is, as he said, he decide. He is a great decision maker. He execute. Another thing which we have seen is a solid commercial acumen. He rewrite the rule of industry. ओके So उनकी जो industry benchmark, industry standards है, somehow
knowingly unknowingly I don't know, but he does not follow those standards. He create those standards, so that is his way of thinking. मतलब मैं हमें समझाया गया होता है ना कि भाई इस तरीके से काम होता है, ये होना चाहिए, इंडस्ट्री में काम करना है तो आप ऐसे करो. इनके दिमाग में ऐसे कोई रूल नहीं. He reinvent the rules of industry, reinvent the industry itself. Correct. And he has a solid ability of identifying people and building. He trusts people like anything. Right. So आपकी एज क्या है, आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है. नो, इफ ही फाउंड यू आर competent, he found you are honest, absolute freedom you have, and that's where he really creates leader. He has created solid leaders. He has created a number of, I think Gautam Adani का ये contribution कोई देख नहीं पा रहा है. Correct. The number of leaders he has given to this country, the number of entrepreneurs he has produced. He has created a small entrepreneur big. मुंद्रा के अंदर बहुत सारे छोटे जो वेंडर थे, जो सर्विस प्रोवाइडर आज के दिन में, और जो वेंडर है वो वहाँ पे वेंडर थे ही नहीं, इनको बनाया गया है. He has created those by giving them an opportunity. There are many times where people did not have a technical background, but he has built those entrepreneurs because he himself is an entrepreneur. So he know how entrepreneurs evolve. So there are some of the things because of which this organization, this person has. तो अगर फॉर एग्जांपल एक 30-year-old फाउंडर है with a minimal capital, can he beat a giant? He can. Does he have a giant vision? Okay. So I think the resource constraint is never a constraint. Okay. The constraint is people's imagination. आज मुझे आप सीरियसली बताओ कि मुंद्रा जहाँ पे लोग ही नहीं जाते थे और जहाँ पे जाने के लिए रास्ता नहीं था, टुडे इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, नॉट द इंडिया स्पेस. सो इट वाज अ विजन. नो, आई हैड बीन टू दिस वेल्सपन अंजार फैसिलिटी. सो अर्थक्वेक के बाद ये फैसिलिटी पूरी बिल्ड की गई है. 2500 एकड़ के अंदर ये जगह स्प्रेड हुई है. सच अ ह्यूज थिंग दे हैव क्रिएटेड. So it was vision where no one was going there. These are the people who have created great out of nothing. It is the organization which today provide world. मैं बहुत जगह पे पब्लिक सेशन में लोगों को पूछा है कि why India is not in a position to produce the world class product. जैसे गूगल है, Airbnb है, एप्पल है, तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है. रेंज रोवर है, these are some of the world class product. इंडिया में से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बहुत कम आई है. तो आप देखो इन्फोसिस, उनके सॉफ्टवेयर दुनिया भर में यूज करती है. नारायण मूर्ति. सेकंड वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट व्हिच आई ऑलवेज टॉक्ड अबाउट एंड आई हैव बीन रियली एस्पायर्ड एंड अमेज्ड इज द टॉवेल विद द वेल्सपन प्रोड्यूस. विंबलडन यूज ब्रिटिशर्स who have a solid neck of detailing, who believe in absolute quality, no compromise, is using a product produced from India. So these people had that vision, they had that need, they had that aspirations within. So आप जब गोयंका जी का decision making और गोयंका जी का काम करने का तरीका देखोगे तो you'll again realize it is the vision which has created those kind of things. I don't know how many people have this idea. The S&P ESG ranking जो होती है उसमें in a textile industry the number one company in the world is a Welspun. So this is again a company from in India who is producing a world class project, world class assets, world class product because these people had a great vision. 30 साल के बंदे का vision unlimited है क्या? Can he think wild? Can he imagine wild? Can he think something which people when listen say you are talking rubbish, you are talking nonsense? If this is the thinking he has, he is going to create those world class organizations. But वो कहीं पे कम है, वो कहीं पे limited दिख रहा है. तो mindset और vision ही सब कुछ है. Absolute mindset and vision. एक मैं सेंटेंस ड्राफ्ट करता हूँ आपके लिए कि MSME इन इंडिया कैन बिकम MNC ओनली व्हेन डैश. सी आई थिंक MNC को रिप्लेस कर लो. ओके. MNC इन इंडिया कैन बी अ ग्लोबल कंपनी. करेक्ट. MNCs आर लिमिटेड कंपनी. व्हेन यू टॉक MNC, Pepsi is MNC, Coke is MNC. Their product has been consumed by a number of countries. Okay. When I saying global, what I mean, they are using the best resources available in that businesses of the world for their organization. मतलब में चाइना का लेबर चीप है तो दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन चाइना. टेक्नोलॉजी अगर जर्मनी की है दे हैव अ जर्मन टेक्नोलॉजी. इंडियन ब्रेन्स आर बेस्ड, दे हैव अ इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस is based from say for example UK, they use the same. If they believe that the innovation should come from places like Silicon Valley, they have a similar culture, so global. So this SME can become a global organization that this is their vision and absence of greed. Right. Because when you have a greed, when you create a businesses for shareholders value, you can't create world based organizations. Right. When you create a businesses to make a dent in the universe and to contribute to the society, is where you create a remarkable great organization, no matter you are an SME or even you are a startup. एक स्टार्टअप की वेव आई थी थोड़ा टाइम पहले, राइट? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शार्क टैंक इंडिया देख के बिजनेस सीख रहे हैं. तो क्या यूजफुल है शार्क टैंक इंडिया देखना? आपका क्या थॉट है?
देखो इसमें ऐसा है कि जो चीज़ें मार्केटेड होती है वो अच्छी नहीं होती है। ओके। शार्क टैंक इंडिया है अच्छा, तो इसको मार्केट क्यों करना पड़े? आप टीआरपी के लिए, आप टीआरपी लो, ये आपका बिजनेस है, हम्म। बट आप टीआरपी के लिए क्यों यूथ को मिसगाइड कर रहे हो अच्छा। बाय सेइंग कि मुझे एक बताओ कौन सा बिजनेस इस पैसे के कारण ग्रो हुआ है और पैसे की कमी के कारण ग्रो नहीं हुआ है? करेक्ट। So Shark Tank India is all about money. Money is करेक्ट। only one of the aspect of business. Money is not the aspect of business. राइट। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बड़े हुए, you talk Reliance, you talk Adani, you talk Tata, these people did not have money. They become big because of something else, not because of money. राइट। Now Shark Tank जैसे प्रोग्राम्स आपको ऐसा फील दिलवा रहे हैं कि वो फंडिंग से चीजें बड़े होने वाली है, नहीं है। और आई थिंक द बेस्ट वे टू जज दैट इज राइट और रॉन्ग। जितने भी जजेस है शार्क टैंक के, उनके जो बिजनेसेस है वो क्या कर रहे हो आप देख लो ना, करेक्ट। तो वहीं से आपको मालूम पड़ेगा कि वो जेन्युइन है या नहीं। राइट। सारे मोस्टली लॉस मेकिंग कंपनी। तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप देख लो ना, आप देख लो क्या कर रहे हैं, तो वहीं से आपको मालूम तो पड़ेगा। ये वैल्यूएशन वाला मतलब मोस्टली अभी जैसे स्टार्टअप है, जनरली दे आर प्लेइंग ऑन वैल्यूएशन, राइट? rather they than yeah, many of the startups plays on valuation. correct, rather than chasing profit or The reason है ना कि आप पैसे कमाने के लिए बात कर रहे हो तो आप वैल्यूएशन, तो अब वैल्यूएशन फाइनेंस है, बिजनेस ड्राइव फाइनेंस, बराबर है, Right. बट व्हेन यू टॉक वैल्यूएशन इज द फाइनेंस व्हिच इज ड्राइविंग बिजनेस। correct. सो जब आपका ऑब्जेक्टिव ही रिवर्स हो गया, आपकी हम्म। प्रोसेस ही रिवर्स हो गई, तो वो बिजनेस बियॉन्ड अ पॉइंट ग्रो होंगे ही नहीं। Right. So you never do a business for the valuation. Valuation is by mistake happen. Right. Today Jio got valuation. But आप काम तो देखो कितने टाइम से कर रहे हो, the content they are producing and the quantum of business they are getting to, Right. and the infrastructure they have been settled it down. So now valuation, है ना, बट वो बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ और वैल्यूएशन हो गया तो वो तो था ही नहीं। परफेक्ट। कभी मतलब ऐसा जब था तो प्रेशर कभी फील हुआ था आपको ऐसे? नहीं, आई वाज ignorant enough not to understand the severe and the seriousness if that decision goes wrong. कि अगर वो गलत होता तो क्या होता, उतनी अक्ल थी ही नहीं, अगर वो होती तो प्रेशर आता। Right. But yeah, I was committed. I developed a tendency of going into detail because of my earlier days of working with my first boss, Mr. Vishnu Vashne, and later on डॉक्टर मलाई महादेविया। तो वो मेरे को डिटेल में जाने की इन लोगों ने आदत दिलवाई। सो आई हैड अ टेंडेंसी टू गो इनटू डिटेल, Right. एंड बिकॉज ऑफ दैट आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग गोज रॉन्ग रिड्यूस व्हेन यू गो इनटू डिटेल। So, if somebody watching this podcast and they want to become a CEO of, one of the top 500 companies of India, तो उनको क्या पाथवे फॉलो करना चाहिए? क्या चीज़ें ऐसी वो आज से करना शुरू करे तो उनका प्रोसेस इजी हो जाए? नंबर 1, डोंट बिलीव स्टैंडर्ड्स। ओके। If you really want to grow in life हम्म। at a relatively early speed, you have to shatter the standards. You have to break the norms. While you are breaking the norms within the organization, you are adding a very different value for the organization, and that is where the organization started. So it's a mindset. अगर आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड फॉलो करोगे तो यू आर डूइंग द वे द मासेस आर डूइंग द जॉब, सो यू विल नॉट ग्रो। सेकंड इज डेवलप अ टेंडेंसी ऑफ गोइंग इनटू डिटेलिंग ऑफ दैट। सो अगर कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो उसके ऊपर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। Right. You are, because आप उस पे काम कर रहे हो, that is your area. Rest of the people are not putting so much energy which you are putting in. So you need to be not exceptionally good within the organization. You need to be exceptionally great within the organization, within that industry, within that country, and globally. Right. तो उतनी डिटेल में जाना चाहिए। Third, which I always kept on telling to the people, and that is a bigger problem with corporates. Corporates have a very limited bandwidth, and that limited bandwidth is because the senior management have a limited bandwidth because they are into what they are doing only. So I always ask corporate professionals to read a lot. So you have to read like a hell. You have to read technology, you have to read finance, you have to read religion, you have to read philosophy, you have to read food therapy, you have to read Bollywood, you have to read sports. You have to read a lot. And when you'll be reading a lot, there are a lot many things which are coming in your mind in what work you are doing from somewhere else. Correct. And that takes you to the next level. Right. So I firmly believe people must read. Corporate don't read. 90% corporate don't read. Senior management don't read. So if you'll really check their other understanding of what's happening in the world, they have no idea. And there are many things comes from somewhere else, not from the area which you are doing your job on. करेक्ट। जैसे अभी आप रिसेंटली बता रहे थे कि इंडिया के मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जो इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा, राइट? जैसे रेंज रोवर आपने बात करी, बहुत सारे दूसरे भी प्रोडक्ट हैं। एआई में भी, अगर एआई की रेस में भी देखें तो इंडिया काफ़ी अभी पीछे है। जैसे सारे बड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह हमारे चैट जीपीटी है, जेमिनी, सारे बाहर की टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया क्यों एआई में पीछे है? आप मतलब उसके पीछे क्या रीज़न है? Indian entrepreneurs, it's a cultural issue. Okay. It's not AI issue. ओके। Indian entrepreneur or Indian businessman have to start what the segregation which they are doing. Revenue center, cost center, they have to stop. ओके।
right. क्योंकि when you're talking AI, it's a research. When you're talking research, it's a cost. Out of 10, your 9 research field may be given. So worldwide, when you see some of the giant organizations, what they're spending on the research, they spend 10 to 18, 15 to 18% Perfect. annually on the research. When you see what the Indian companies spend on the research, Indian companies spend 2.5% of their money on the research. Right. And that also is majority is coming from the pharma and the software, because that's the Correct. only way they survive in that business. Right. So it is also a compulsory research. It is not a research which is happening out of internal need. It's happening out of the business need. Correct. So when you have a culture of research, when you are ready to forgo money and you don't count every time money कि मैं ये business में ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं अगर ये research करने शुरू करूँगा तो मुझे उसमें कितना bottom line मेरा improve होगा, how my top line will grow. So what जब ये mindset बंद होगा, when the country will start spending heavily on the research, that means the organization will start spending heavily on the research. और आपके reserves and surplus क्यों है? Theory बोलता है reserves and surplus are to give a dividend in future, Right. are to reinvest into the business, Right. are for a capital expansion. तो यहाँ पे थियरी में थोड़ा ये heavily डालना पड़ेगा कि within India कि your research, your reserves and surplus is also there for the research. Right. तुम 100 रुपया का अगर तुम्हारा साल का प्रॉफिट है, 15-20 रुपया नहीं डाल पाओगे भाई. Correct. You have enough net worth, you have enough reserves and surplus, and out of that I am saying forgo every year 20%, forgo every year 15% on research. Right. And I'm very clear, अगर आपके 15% या 10% साल में research पे spend होते हैं, 4-5 साल के अंदर these companies are going to develop a breakthrough product which the world is going to get consumed. Perfect. Correct. I talked the Welspun. Hmm. Today जो आप उन्होंने ESG में जो investment किया, right? अब वो investment is definitely is going to reduce their margin. अगर आप ये ESG में नहीं डालते तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है. तो आज उन्होंने थोड़ा मार्जिन के ऊपर हिट लिया है, बट उसके कारण जो प्रोडक्ट बन रही है, जब आने वाले 5 साल के अंदर ग्लोबली इवन सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, दिस कंपनी विल डू एक्सेप्शनली ग्रेट. बट दैट इज प्रमोटर्स विजन एंड ईगरनेस एंड रेडीनेस टू कॉम्प्रोमाइज दैट प्रॉफिट. Right. आप समझ रहे हो? Correct. जो नहीं है हमारे क्या है, बहुत सारे बिजनेसमैन को आज ही कमा लेना है. तो वो तकलीफ है थोड़ी. तो ये एआई का इश्यू नहीं है रिसर्च, इट्स अ कल्चरल इश्यू विद इन. परफेक्ट कह रहे हो आप. मतलब एक कभी एमएसएमई बिजनेस ओनर के साथ रिसेंटली मैं कनेक्ट हुआ था, तो मैंने पूछा था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कैसे आप कर रहे हो, मतलब कितना % पैसा डाल रहे हो, क्या कर रहे हो इसे. तो बोले ये क्या होता है, ये रिसर्च डेवलपमेंट क्या है, ये तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है हमारा ऐसे. तो एमएसएमई भी मतलब उस लेवल पे भी ये सारी चीजें नहीं हो रही है, बड़े लेवल पे भी नहीं. आज आप समझो कि ये कहाँ से आता है. वो एंटरप्रेन्योर तो इंसान है. करेक्ट. जो इंडियन कल्चर में ग्रो के हुआ. आज मुझे एक बात बताओ, कितने प्रोफेशनल हैं, हाँ, MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, करेक्ट, ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, who are spending certain percentage of their saving out of their earning on their own research and development. Correct. By buying books. करेक्ट. आप देखो कितने लोग के, अरे भाई बुक तो एक्सपेंस है, फ्री में मिलता है, क्यों लेने का. राइट. आप समझ रहे हो? Correct. तो यू पीपल आर नॉट, तो ये कल्चर, अब वही कल्चर ऊपर जाके ऑर्गेनाइज कल उठ के आप ही ने बड़ी कंपनी बना ली, यू ग्रोन अप नाउ, यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन बुक. करेक्ट. अब आप में वो है ही नहीं. अभी आप कंपनी के एंटरप्रेन्योर हो, यू आर द ओनर, तो आप वो कंपनी में स्पेंड करोगे ही नहीं. करेक्ट. तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम. कल्चरल प्रॉब्लम. कल्चर है. मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो मेरा आईपैड यहाँ पे पड़ा है, मैं आपको बता सकता हूँ, कल मैंने 4,500 रुपये की किताब खरीदी है. वंडरफुल है ना. और आप और 4,500 की किताब मैं किसी को बोलूंगा तो बोले इतनी महंगी किताब आती है. भाई आती है. आती है. अब मैं उसमें पैसे गिनना शुरू करूँ तो नहीं. अच्छा, नाउ लेट मी स्टार्ट थिंकिंग एज अ बिजनेसमैन. तो टोटल मनी व्हिच आई हैव स्पेंड इन माय लाइफ ऑन द बुक्स against the total money I have earned in terms of giving those public sessions and going a lecture, taking a session somewhere else, अगर मैं उस हिसाब से दूंगा तो it is greater than what I have spent. But I never spent for do that. So research हुआ और research से content बनी, वो content कहीं पे help करती है. So ये cultural issue है. Wonderful. ये अपने को करवाना पड़ेगा. We have to start spending things on intangible thing. थोड़े कपड़े कम लाओ. करेक्ट. थोड़े मोबाइल कम चेंज करो, बट अपने आप पे इंटरनली पैसे डालो, एक्सटर्नली नहीं. ग्रेट. तो हम सब एक्सटर्नली डालते हैं. एकदम अच्छे फ्रेगनेंस लाते हैं, अच्छे चश्मे की फ्रेम होती है, बढ़िया सा मोबाइल होता है, बट किताब तो बोले सर हमने नहीं खरीदी है. तो तकलीफ है. तो मैं देख रहा था, जैसे आपने मोबाइल की बात बताई, आप अभी मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल द सक्सेस आप अभी भी वो कीपैड वाला फोन क्यों यूज करते हो, उसके पीछे क्या रीजन है? मेरी कोई जरूरत, देखो ऐसा था कि जब मेरे पास स्मार्टफोन था ना, उस टाइम पे मेरे अंदर व्हाट्सअप नहीं था, वो फोन में व्हाट्सअप यूज नहीं किया. ओके. मेरे अंदर वो अमेजोन की या मिंत्रा, वो सब उस समय तो मिंत्रा ना था और स्विगी भी नहीं था, बट वो ऐप थी नहीं. मैं कभी आज के दिन में भी वो जीपे मैं नहीं करता हूँ. यानी वो जाके वो स्कैन करो, जो उनका लोगो यूथ जेन ज़ी है स्टाइल, करेक्ट, ऐसे करके कर लेते हैं, तो फील नहीं होता कितना क्या. तो मैं करता नहीं था. स्विगी जोमेटो की ऐप नहीं थी. सो व्हेन आई वाज यूजिंग, अच्छा, ईमेल आई हैव नेवर कॉन्फ़िगर्ड. ओके.
द रीजन वॉज वेरी सिंपल कि अगर मैंने ईमेल कन्फिगर किया है तो वो कभी भी आता है, वो वहाँ पे अलर्ट आता है, तो मैं वो ईमेल देखता हूँ. सो आई डोंट सी ईमेल, ईमेल सी मी. करेक्ट. कि वो अलर्ट आया तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया, हम्म. तो मैंने वो देख लिया. अब मैं कुछ काम में था, सो आई वॉज यूजिंग इन दिस वे. तो आई सेड कि भाई स्मार्टफोन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फोन का यूज क्या है. करेक्ट. तो बोले फोन का यूज है मोबाइल और मैसेजेस. सो देन I said कि let's shift. और आज के दिन में मैं बता रहा हूँ, it has helped me like anything. करेक्ट. आज के दिन में भी whenever I want to talk to people, मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, सो हमारी बात होती है. और there is a very beautiful statement again, and that statement goes like this: if your social interaction is not happening face to face, those all social interactions are very injurious to your health. राइट. है ना. तो जैसे हम लोग बैठे अभी दो शूट कर रहे हैं, तो शूट करते करते मैसेज दिख रहे हैं, तो वो बैठ के सुन सकते हैं, तो थोड़ा लर्निंग आ जाता है. बट देखो आप वो किसी और से बात कर रहे हो, उनको कहीं और ड्राइव कर रहे हैं. सो पॉइंट ये हो रहा है कि ये सब क्यों न्यूसेंस करना है. व्हेन आई एम सिटिंग विद यू, आई एम सिटिंग विद यू. व्हेन आई एम टॉकिंग विद यू, आई एम टॉकिंग विद यू. है ना. मेरा माइंड फ्री रहता है, मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर पाता हूँ, मेरे को लर्निंग आती है. मैं होर्डिंग देखता हूँ कि भाई हम लोग जून जुलाई तक प्राइस बढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि भले वॉर चल रही है, हम लोग रियल एस्टेट पे प्राइस नहीं बढ़ाएंगे. तो मेरा माइंड मेरे को सेंस देता है कि इनके फ्लैट बिक नहीं रहे, तो रादर देन टेलिंग कि हमारा फ्लैट बिक नहीं रहे, वो सोसाइटी पे ऑब्लाइज कर रहे हैं कि हम लोग तो फ्लैट के प्राइस बढ़ाने वाले नहीं है. व्हाई आर वी ट्राइंग. तो अब ये मेरी सेंसेस चलती है बिकॉज मेरा मोबाइल में नहीं है. राइट. सो दैट इज द रीजन. मेरी जरूरत नहीं है, तो आई एम नॉट यूजिंग इट. तो कभी ऐसा लगा नहीं कि मतलब थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहे लोगों से, ऐसा कभी फील नहीं. आई थिंक आई एम मच मोर कनेक्टेड कंपेयर टू द पीपल हु आर यूजिंग व्हाट्सएप, बिकॉज उनके तो फेक रिलेशन है ना. राइट. राइट. वो तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट और हैप्पी दिवाली आ जाता है. मेरे को तो जिसको विश करनी है मैं फोन करता हूँ, जिसको मुझे विश करनी है वो फोन करते हैं, तो एक कॉपी नहीं होता है. तो मैं जरा भी डिस्कनेक्टेड नहीं. तो अगर किसी अननोन पर्सन को जैसे आपको कनेक्ट करना है, या तो फिर किसी को पहली बार आपको अप्रोच करना है, तो फिर क्या तरीका है उनका? देखो, जिसको जेन्युइनली कनेक्ट करना है वो कर लेते हैं. जैसे आज तुमने कर लिया ना भाई, वी आर सिटिंग टुगेदर, तो ये तो कोई इश्यू छोड़ दो. और अगर इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और इजीली चीज आपको मिल जाती है, तो उसका मतलब नहीं है ना. तो अगर आदमी जेन्युइन है, एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, ही हैज नो प्रॉब्लम ऑन द वे. ही माइट हैव अ रेजिस्टेंस. करेक्ट. है ना. तो जिसको कनेक्ट करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना है तो उसके पास बहुत सारे रीजन है. राइट. और कनेक्ट करने का एक ही रीजन है, कनेक्ट करना है भाई. सो दैट्स हाउ इट गोस. करेक्ट. तो अभी जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जैसे लोग जॉब कर रहे हैं, राइट. तो एक कॉमन प्रॉब्लम सबके अंदर है, मतलब जॉब स्ट्रेस को लेके बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं. और नारायण मूर्ति की भी बीच में स्टेटमेंट थी कि हर यंग प्रोफेशनल को 70 आवर्स वर्क वीक रखना चाहिए, राइट. तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर? आई थिंक एक थोड़ा मैं जो फर्मली बिलीव करता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थोड़ा चेंज होने की जरूरत है. ओके. हो क्या रहा है कि मैंने जॉब की, फॉर्चुनेटली आई वर्क विद अ बॉसेस जहाँ मुझे कभी लगा ही नहीं कि हमने जॉब की. हमने रात को 3 बजे भी काम किया है. हम शायद 4-5 दिन कंटिन्यूसली 2-3 घंटे सो के काम किए थे. बट द वे द कल्चर वॉज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो वहाँ पे वो स्ट्रेस नहीं था, वो अननेसरी न्यूसेंस नहीं था. सो वी नेवर फेल्ट. तो आई थिंक नंबर 1 कि वर्क लाइफ बैलेंस इज अ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल प्रॉब्लम. जब आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा बनाओ कि जहाँ पे लोगों को नौकरियाँ लगती है, देन दिस क्वेश्चन विल कम. सेकेंड, यूथ समहाउ हैज टू रियलाइज वन थिंग कि अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है ना, तो यू हैव टू वर्क हार्ड रादर देन कंप्लेनिंग. आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, सो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रॉब्लम है. ना वुड यू लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव, और यू वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट गुड थिंग्स दिस सिस्टम हैव, इज व्हाट यू मैटर. तो जिस आदमी को काम करना है, जिस आदमी को ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो होना है, इसको प्रॉब्लम नहीं लगेगा. यस, देयर आर इश्यूज, बट पीपल लर्न टू कोप अप विद. एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि मुझे अगर आप if you want to grow up in your life, people demand salary hike, people demand promotions. Are you adding much more than what the organization is going to give you in terms of salary? You will grow up. Now to do that, you have to cross the traditional line of working, which you don't want to cross. And then you want to have a growth. So ये organizational culture का issue है. HR has to look into this. और तकलीफ क्या हो रही है कि जो भी सीनियर है, मेजोरिटी ऑफ द सीनियर पीपल, आई विल नॉट टॉक दोस 10% एक्सेप्शनल पीपल, दोस मेजोरिटी ऑफ द सीनियर पीपल आर वेरी इनकम्पिटेंट. करेक्ट. टॉम पीटर मेड अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट लॉन्ग टाइम बैक कि पीपल हैव बीन प्रमोटेड टू द लेवल ऑफ इनकम्पिटेंसी. अब वो सीनियर हो गए, वो सीनियर है नहीं, वो कॉम्पिटेंट है नहीं, बट उनको वहाँ पहुँच गए, बट उनको अपनी जॉब वहाँ पे टिका के रखनी है. सो दे हैव टू कीप ऑन सेइंग यस सर यस सर यस सर यस सर टू ऑलवेज. सो उसमें जूनियर और मिडिल मैनेजमेंट परेशान हो रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बिगड़ता है, और लोगों को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. करेक्ट. सो अगर वो लोग कॉम्पिटेंट रहेंगे and they will have a competent processes, then the department will be smooth, so the organization will be smooth, and people would love to work. So it's an organizational problem, cultural problem, and an employee should be tough enough
नॉट टू गेट अफेक्टेड बाय दोस थिंग्स। काम करो ना भाई। अभी एक जैसे आपने बताया तो मेरे को एक मतलब इवेंट रिकॉल हुआ अभी रिसेंटली। मैं महीने पर पहले एक पर्सन से कनेक्ट हुआ था जो मतलब सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और काइंड ऑफ कोच है ऐसा। तो मैंने बोला कि आपकी जर्नी कैसे थी, मतलब आपने कैसे शुरुआत करी, आप इतने सारे लोगों को क्यों लेके जाते, मतलब इनिशियली लेके जाते थे साथ में टीम में ऐसा। तो बोले कि मैंने टीम इसलिए रखी थी सेल्स वाली, राइट, और मैं सेल इसलिए नहीं कर रहा था कि अगर मेरे से ना हो तो मैं ब्लेम कर दूं इनको कि इनसे नहीं हो पा रहा है। तो बोले तुमको ऑनेस्ट बात बताता हूँ अंदर की, बट दैट इज द फैक्ट। ना होता है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस अभी सीखा तो अभी कर रहे हैं ऐसा। नहीं वो वन ऑफ द कंपनी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट था, सो आई वाज टॉकिंग विद प्रमोटर और तो परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट की करेक्ट डिस्कशन चल रहा था। तो आई हैव गिवन सर्टेन परसेंटेज टू वन ऑफ 2-3 एम्प्लॉय अच्छा काम करते तो थोड़ा ज़्यादा दिया। तो मुझे बोलते हैं कि नहीं स्नेहल भी इतना इंक्रीमेंट नहीं देते। एंड बेसिकली आई एम अ वेरी इंडिपेंडेंट थिंकर, तो आई ऑलवेज पुट माय लॉजिक एंड आई से दिस आर द रीजन व्हिच आई एम गिविंग। तो उन्होंने अच्छा स्टेटमेंट बोला, बोले कि स्नेहल भाई अगर मैं बोला इतना नहीं देंगे, दे विल लीव, दे आर गुड पीपल, दे आर कॉम्पिटेंट पीपल। तो बोले जाने दो ना, दूसरा ले लेंगे। ये माइंडसेट था। तब मैंने बोला 5 साल से अपने साथ काम कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, आपका बिजनेस बिल्ड किया, काम हो गया भेज देने का। नाउ इफ दिस इज हाउ यू ट्रीट थिंग्स विल नॉट वर्क। करेक्ट। और मैं आपको बता रहा हूँ ये अदानी में मैंने सुना हुआ है, एंड दिस इज व्हाट गौतम भाई हिमसेल्फ हैव सेड कि कॉम्पिटेंट इंसान सैलरी के लिए अपने यहाँ से नहीं जाना चाहिए। राइट। ठीक है। हम लोग गेस्ट हाउस में होते थे तो प्रणव अदानी, हमें याद है गेस्ट हाउस में सुबह में हम लोग एम्प्लॉय ब्रेकफास्ट ले रहे और उस दिन प्रणव भाई भी थे, तो उन्होंने हम लोगों को पटाखा पौवा और जो वहाँ पे यानी पौवा बना हुआ था और थोड़े खाकरे, तो उन्होंने सर्व किया। अब आप समझो, अब अगर ये कल्चर है और दिस इज हाउ दे आर ट्रीटिंग यू, करेक्ट, फिर आपको कभी लगेगा नहीं कि यू पीपल आर वर्किंग फॉर समवन, बिकॉज सी जब काम की बात होती है दे आर वेरी डिमांडिंग, राइट, कि काम ऐसे होना चाहिए, बट दिस हाउ दे टेकन केयर ऑफ। परफेक्ट। सो अगर ये आपका कल्चर रहेगा तो ग्रो होगा। बट अगर आप उनको कॉमोडिटी की तरह ट्रीट करोगे, एम्प्लॉय को कॉमोडिटी की ट्रीट करोगे, उनको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करोगे, देन आई थिंक दिस ऑल इश्यूज, द स्ट्रेस एंड ऑल दिस गोइंग टू गेट इंक्रीज। ये मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि जिस पर्सन का ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है ना, उनमें कुछ तो चीजें अलग होती है, कुछ तो चीजें वो मतलब उनके या तो कल्चरल, जैसे आपने चीजें बताई, वो परफेक्ट होती है, या तो नेचर वाइज भी, बिहेवियर वाइज भी, और सम पॉइंट इन टाइम कर्मास भी, मतलब आई बिलीव सम पॉइंट नहीं, ऑलवेज। ओके। सबसे बड़ी वो चीज है, आज आप कितना भी गलत, जिसको जो करना है कर ले, कोई इशू नहीं, सेटलमेंट तो यहीं पे है सब भाई। और अगर इतने ही इंसान लोग पावरफुल होते तो भगवान नाम की कोई भगवान को गिनता नहीं और भगवान की जरूरत ही नहीं थी। तो दैट इज दी थिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम व्हेन इट यू गेट एन एडवांटेज ऑफ दैट और यू पे फॉर दैट। बट वो तो है ही। और आई थिंक we all are humans. Someone is more powerful than others, someone have more than others, but a human have no right to mistreat human. करेक्ट। गलतियां है उसको बताओ, बट उसका इंसल्ट और उसको नीचा फील करवाने की जरूरत नहीं है। राइट। तो ये एक थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल इश्यू है जो हमें चेंज करना पड़ेगा। So lot of people admire you for your success. What are your few of biggest failure which people don't know about? My failures are the reason of success. Okay. और मैंने बहुत जगह पे मेरे फेलियर बहुत पब्लिकली डिस्क्लोज किए हुए, बिकॉज आई अंडरस्टैंड व्हाई आई डू दिस, बिकॉज आई वांट पीपल टू फेल, बिकॉज आई बिलीव व्हेन पीपल फेल दे सक्सीड। सक्सेस एंड फेलियर कम्स टुगेदर। सीए मैंने ज्वाइन किया, फेलियर नहीं बोलते उसको, डिजास्टर बोलते। वो क्या स्टोरी थी उसके पीछे, मतलब कैसे आपको कुछ नहीं पता नहीं, वो कहीं से हमारे जो सेफ्ट में पढ़ता था तो सब लोग अब्रॉड जाते थे। करेक्ट। अब मेरे दिमाग में अब्रॉड तो कभी आया ही नहीं। और मैं बहुत क्लियर था कि मुझे कंस्ट्रक्शन के फील्ड में ग्राउंड पे नहीं जाना है, बिकॉज आई वाज रियलाइजिंग इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई वाज सेंसिंग इट। तो क्या करें, तो कहीं से किसी ने बोला कि सीए कर लो। करेक्ट। तो मैं तो दिमाग लगाने वाला इंसान नहीं हूँ, तो मैंने सीए ज्वाइन कर लिया। और फिर मालूम पड़ा कि भाई सब आपको याद रखना पड़ता है। डेबिट क्रेडिट नाम का वर्ड 5 साल की इंजीनियरिंग में हमें कभी आया ही नहीं। करेक्ट। दूसरा क्या था कि सेप्ट में, बिकॉज ऑफ माई गुजराती वर्नाक्युलर लैंग्वेज बैकग्राउंड, आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अर्लियर डेज। इंग्लिश में कोप अप नहीं करवा रहा था, कल्चर अलग था। तो मैं कॉपी करना सीख गया था। तो मैं एग्जाम में कॉपी कर करके पास होता था। ओके। तो याद रखने की आदत छूट गई थी। जो आज के दिन में मुझे बहुत जेन्युइन लगती है कि कॉपी करना कुछ गलत नहीं था, क्योंकि आज हम लोग बिजनेस में काम करते, जॉब में काम करते हो, तुम काम करते हो, कौन सा क्लाइंट, कौन सा बॉस तुम्हें बोलता है कि तुम याद रख के काम करो? वो क्या बोलता है भाई, तुम्हें जो
करना है करो, फोन देखना है फोन देखो, गूगल देखना है गूगल देख, किताब देखना है किताब देख, किसी से बात करना है बात कर, भाई तू काम कर, यू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू मी. Correct. सो आई नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेमोरी की तो जरूरत ही नहीं थी, बट देन ऑल एजुकेशन सिस्टम वाज ऑल अबाउट मेमोरी. अब सेट में मेरे को कॉपी की आदत हो गई थी, तो मैं कॉपी करके के पास होता था. सीए में सब याद रखने की जरूरत थी, मुझे याद रहता नहीं था, तो मैं बोला भाई ये गलती हो गई. इट वाज अ डिजास्टर. 2 साल में रहा, 2 साल के बाद आई डिड एन एमबीए. Okay. So that was the biggest disaster. But today I don't think so कि I have lost anything. That failure have taught me lot many things. Sheer pressures. मेरे क्लासमेट मेरे से आगे चले गए, क्या करेंगे मालूम नहीं है. My classmate were earning, I was not earning anything. What will be the future? God knows. Socially you get bogged down. People start hammering you. किसने बोला CA में जाओ engineering के बाद, मूर्खामियाँ किसने की. So people start neglecting you. You have a complete darkness in front of you. So as such, those was the pressure. Now that pressure has built me a lot. करेक्ट. तो वो वाले फेज के बारे में बताओ ना, मतलब कैसे उससे बाहर. बहुत सारे लोग ये मतलब ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ प्रेशर फेस कर रहे हैं कि जो समहाउ किसी का अटेम्प्ट आ रहा है, नहीं हो रहा है क्लियर, ऐसा लग रहा है कि पीयर्स आगे जा रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं, राइट, और वो एक ही जगह पे अटके हुए हैं. तो आपने वहाँ से निकल के आज यहाँ पे पहुँचे हो आप, तो मतलब क्या रहा, क्या डिफरेंट किया? See basically मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली मानता हूँ कि people should be very independent. ओके. ये स्पीयर से प्रेशर क्यों आता है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है. आज सीए, मैं तो सीए स्टूडेंट को लाखों बार समझाया. There is a beautiful statement I read long time back. Reward excellent failure, punish mediocre success. Reward excellent failure, punish mediocre success. It's always good and great to fail in CA exams rather than clearing a BCom MCom exam. परफेक्ट. अब सीए में फेल होना महानता है. अब बच्चे को मालूम ही नहीं है कि ये महानता है. The toughest degree in the world in a finance is not IIM MBA. ओके. is not CFA, is not CIMA, इसे डिग्री ऑफ CA. मैं MBA हूँ. करेक्ट. MBA जब MBA होता है ना, उसको फाइनेंस समझ में नहीं आता है. और अगर कोई MBA मुझे आके बोलता है ना कि मेरे को समझ में आता है, वो उसको किसी गलतफहमी हो गई है. मैं बता रहा हूँ आपको. करेक्ट. चार्टर्ड अकाउंटेंट जब पास होकर निकलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंस समझ में आता है. राइट. तो द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एग्जॉस्टिव डिग्री इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एट अ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इज अ डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब ये इसको आइडिया ही नहीं है. अब वो इतनी बड़ी जगह पे फेल हो रहा है, तो उसको वो सेलिब्रेट करना चाहिए या उसको दुखी होना चाहिए? भाई you try to do something remarkably great. In a process of doing remarkably great you failed, so you should celebrate that failure because you failed at such a great cause. अब ये इनको समझ में नहीं आता है. और क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस ही नहीं है. Right. I was with a company called BlackRock. एक कंपनी का प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट हो रहा था. तो there was an American who was a CFA, chartered financial analyst. So I talk, मैंने उसको पूछा, और मैं क्या, I have a tendency of experiment with people across the world. तो मैंने इस अमेरिकन को पूछा, वो CFA, I said, have you heard about a degree called CA? तो घबरा गया, बोले don't talk about this degree. मतलब क्यों, क्या हुआ? बोले sir, I have heard people appear 2-3 times to become CA. मतलब no भाई, they appear 2, 3, 4, 5, 10 times to become CA. अब वो अमेरिकन मुझे क्या बोलता है, such a brave people they are. ये आपका इमेज है मार्केट में. आपको मालूम ही नहीं है, फिर भी आप फेल हो रहे हो और घबरा रहे हो फेल होने पे. और आप किससे घबरा रहे हो? तो बोले पड़ोसी. अब पड़ोसी क्या पढ़ा है? बोले बीएससी. अब जिस आदमी ने जिंदगी में सीए का फॉर्म नहीं भरा है, वो तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट पूछता है और तुम वो उससे घबरा के तुम जवाब देने में डरते हो. अब ये तो अंडरस्टैंडिंग का इश्यू है ना यार. सो अगर आदमी इंडिपेंडेंट, भाई वो उसने एक अच्छा एफर्ट किया. माउंट एवरेस्ट पीपल ट्राई टू क्लाइंब, they failed, they succeed, but they tried. Correct. Story ends. Correct. So they become CA, they don't become CA, they fail, they pass, a different story. Correct. You try to do something remarkably great. I think that itself should be celebrated. Right. All your achievements may not be your success. Right. Appearing in a CA exam is an achievement. Correct. जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें उसमें सक्सेस मिले, पास हो. बट वो उनको समझना है, और वो इंडिपेंडेंस ही आएगा. ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग इनका नहीं है. Right. वो कहीं पे, मैं मुंबई में सीए स्टूडेंट्स के साथ था, तो मैंने पूछा भी तुम लोग क्या सीखे? तो बोले सर फैकल्टी ने हमें समझाया कि लाइफ में पॉजिटिव रहने का. मैं बोला भाई फैकल्टी को समझाओ कि सीए का तो फॉर्म भरा है, उससे ज्यादा पॉजिटिव में क्या रहूं? एक ऑप्टिमिस्ट आदमी होता है जो ये काम करता है, एक पॉजिटिव आदमी ये काम करता है. बट ये अंडरस्टैंडिंग खुद को होनी चाहिए, जो है नहीं. और ये क्यों नहीं है कि ये लोग इंडिपेंडेंट थिंक करनी है. वो सोसाइटी के बिहेवियर से अपना बिहेवियर जज करते हैं. सो मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगा कि तुम लोग सीए में पास होते हो, फेल होते हो, तुम्हें सेलिब्रेट करना है. करेक्ट. क्योंकि तुम एक अच्छे काम करने की कोशिश में फेल हो रहे हो. करेक्ट. और पास होने में तुम लोग पार्टी देते हो नहीं देते हो, उनको बोलो फेल होने में पार्टी दो. और जो भी बच्चा सीए में फेल होता है, वो अगर पार्टी देता है, मुझे इन्वाइट करे, मैं जाऊँगा. क्योंकि बहुत बढ़िया काम में आदमी फेल हो रहा है. और उसको समझ होनी चाहिए, जो ये लोग नहीं समझते. यहाँ से भी दो तरह के लोग होते हैं. जैसे मतलब रिजल्ट आया, पास हुए, राइट. पास होने के बाद भी दो तरह के लोग हैं. एक है जो 90% लोग ऐसे हैं जो मतलब कभी इतना बड़ा नहीं कर पाते लाइफ में कुछ, राइट. और कुछ ऐसे 10% लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव करते हैं. तो आपको क्या लगता है क्या डिफरेंशिएट करता है दोनों? माइंडसेट अगेन सेम स्टोरी. सेम स्टोरी, राइट.
बिग फोर में आपने काम किया, हम्म, व्हाट इज बिग फोर स्टैंडर्ड रूल्स? मतलब ये टाइम रिक्रूटमेंट किसको करते हो? फर्स्ट अटेम्प्ट, करेक्ट आप फर्स्ट अटेम्प्ट हुए थे ना, यस यस तभी आपको लिया। करेक्ट नाउ टेल मी, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चेंज दिस, यू हैव टू सपोर्ट द सोसाइटी। आप जो बच्चे एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पास होते हैं फेल होते हो, तो सपोर्ट। अब हो क्या रहा है, बिग फोर सेज वी ओनली हायर द फर्स्ट अटेम्प्ट। करेक्ट अब नाउ टेल मी, एज वन ऑफ द बिग फोर एचआर गाय, मैंने उसको पूछा, मतलब डू यू नीड गुड सीए बैड सीए? बोला आई नीड अ गुड सीए। मतलब आई सेड यू नीड अ गुड सीए ग्रेट सीए? बोला ग्रेट सीए। मतलब यू नीड अ टफ सीए, यू नीड अ मेंटली वीक सीए? बोला आई नीड अ टफ सीए। मतलब हु आर ग्रेट, द पीपल हु हैव रिवाइज सब्जेक्ट 2-3 टाइम्स और द पीपल हु हैव रिवाइज सब्जेक्ट वंस? बोले 2-3 टाइम्स। मतलब हु आर मेंटली टफ, हु हैव फेल्ड एंड क्लियर्ड एग्जाम और हु हैव नॉट फेल्ड एंड क्लियर एग्जाम? तो बोले फेल्ड एंड क्लियर एग्जाम। देन आई सेड व्हाई आर यू रिजेक्टिंग देम? करेक्ट तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज गुड, करेक्ट बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट आर एक्सीलेंट। करेक्ट अब वो उनको समझना है। अब वो बोले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, सीए बेचारा वो स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाता है कि सर मेरा पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ है। राइट राइट तो दे हैव टू चेंज देयर एचआर पॉलिसी कि भाई हम, बंदा कॉम्पिटेंट है, बंदे ने मेहनत की है, ही हैज फेल्ड 3 टाइम्स, ही हैज स्टिल बिकम अ सीए, so his mindset is different because he does not accept failure so easily. We have to go, so I think don't go with some blanket rules. करेक्ट So and then CA students who become CA at second or third attempt get disturbed. Sir मैं big four में नहीं जाऊंगा। अब ये mindset की बात है भाई। करेक्ट 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 If you are not getting into big fours, great, create next big fours. करेक्ट तो वो तो फिर वो सोच की बात है। तो ये जो सोच रखते हैं उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होती है। परफेक्ट बाकी भाई हाउ समवन कैन डिसाइड योर डेस्टिनी, तुम्हारी डेस्टिनी तो ऊपर वाले ने डिसाइड की है, छोड़ दो ये सब चीजों में से। राइट जैसे आपने बताया कि यू लव रीडिंग बुक्स राइट, आपने बहुत सारी बुक पढ़ी है। मैं जैसे रिसर्च भी कर रहा था आपके बारे में, तो मेरे को वहाँ से जानने को मिला कि आपको पढ़ने का शौक है। तो कौन सी 3 बुक्स ऐसी है जिसने आपके लाइफ में एक्चुअल इम्पैक्ट लाया है? बहुत सारी बुक है, बट एक तो इनफ करके है जिसके ऊपर आई केप्ट अ सेशन आल्सो। ओके द जॉन सी बोगल का है, इनफ द ट्रू वैल्यू ऑफ मीनिंग बिजनेस एंड लाइफ। एक दूसरी बुक है जिसने मेरी सोशल थॉट प्रोसेस बहुत बदली, जैसे 3 कप्स ऑफ टी, सो दैट इज वेयर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग। और एक अभी की बुक है जहाँ पे मैं समझ, जो आपने कर्मा बोला और इंसान बोला, उसके ऊपर जो जा रहा है, जर्नी टू द ईस्ट। ओके So these are the 3 book who is come from a very different 3 domains. So one is from hardcore business background. The enough is from a business background. 3 cups of tea is a how an optimist, determined human can do a miracle to this world. That is what. And the journey to the east is a story where a normal human thinking stops, and you start realizing there is something called God, there is something called religion, there is something called philosophy, there is something called spirituality. So third है. So this is how this all have been shaped. करेक्ट। तो जैसे अभी अपने सीए के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बात कर रहे थे राइट, तो उनके लिए अगर कुछ है, जैसे इनिशियली करियर स्टार्ट कर रहे हैं या तो फिर सीए पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में कैसी 3 बुक ऐसी है जो आप रिकमेंड करोगे जो उनको एक्चुअली हेल्प हो? एक बुक है जो आई फर्मली बिलीव ऑल सीए स्टूडेंट्स थिंक इज व्हाटएवर यू थिंक द अदर वे। सो द पॉल आर्डन करके एक ऑथर है, उसका बुक है व्हाटएवर यू थिंक द ऑपोजिट। सो दैट्स द बुक। सेकंड बुक इज ये इस पे ओनली द पैरानॉट सर्वाइव, स्टोरी ऑफ इंटेल। एंड थर्ड बुक इज लुइस गैशनर करके, आईबीएम का एक सीईओ हुआ करता था, ही टर्न अराउंड आईबीएम। द टाइटल ऑफ द बुक इज हु सेज एलिफेंट कांट डांस। ओके So these 3 book I believe a starter should start with, because this will really change their perspective. My only advice to chartered accountant student is तुम्हें समझ में आए ना आए तुम पढ़ो, ग्रेट क्योंकि सीए का डोमेन बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर सीए ये बाकी की एरिया में अगर काम करेगा ना, तो डोमेन प्लस द अदर थिंग कंबाइंड दे विल बी एक्सेप्शनली ग्रेट प्रोफेशनल्स। इनका जो दूसरा पार्ट है वो मिस हो जाता है, बाकी डोमेन में दे आर वेरी स्ट्रांग। मैं जैसे मैं इंटर्नशिप कर रहा था, मेरा भी मतलब आपके जैसे ही थोड़ा बैकग्राउंड था स्कूलिंग का, और ऐसा कि इतना ग्रेट नहीं रहा था सारी चीज़ें राइट। तो मेरे को भी रीडिंग की हैबिट नहीं थी उस टाइम। तो मेरे को ये मतलब जैसे बड़े लोगों को देखता था, पढ़ता था, तो एक बात मेरे को समझ में आ गई थी कि सारे लोग, अच्छे बड़े लोग पढ़ते हैं। तो मैंने इंटर्नशिप में था तो 2000 रुपये शायद स्टाइपेंड आता था उस टाइम। तो मैंने एक हैबिट डाली थी कि हर महीने एक नई बुक लेनी है। मैं भले 5 पेज ही पढ़ पाता था, उसके ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था वहाँ से। बहुत अच्छा। तो भी खरीदता बिल्कुल था कि भले नहीं पढ़ी तो रखूंगा। तो वो वहाँ से डेवलप हुई। अभी लास्ट ईयर मैंने काफ़ी सारी बुक्स अच्छी पढ़ी है, और एक्चुअली मतलब जेन्युइनली दे आर हेल्पिंग राइट। ना इट्स एक स्टेटमेंट इज देयर व्हिच अब्दुल कलाम जी बहुत ये स्टेटमेंट को रिपीट करते थे, और द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल, दैट द पीपल हु हैव अर्न्ड मनी they might be a reader or not, but the people who have changed the world, they are supposed to be reader. करेक्ट करेक्ट। तो तुम्हारा सोशल कोशंट जो है ना, वो वहीं से डेवलप होता है, तुम्हारा ह्यूमन कोशंट वहीं से इवॉल्व होता है। जो लोगों नहीं, मनी वाला कोशंट किताब के बिना भी इवॉल्व हो जाता है, बट जो ह्यूमन कोशंट है वो किताबों से इवॉल्व होता है। तो अभी एक क्वेश्चन है कि स्नेहल सर क्या बिल्ड कर रहे हैं? So I'm working on 2 projects. First is I'm trying to create Gujarat biggest library. Society का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो पब्लिक प्लेसेस से हुआ है। फॉर एग्जांपल
जितनी भी सोसाइटी में पब्लिक प्लेसेस नहीं है, दे क्रिएट एंटी सोशल सोसाइटी. You should have gardens, you should have library, you should have a cultural center, Right. you should have a big town halls. So if you'll see in a city, the government is creating those things, which is a very good development. Sports facility, so this create a very healthy society. Library का culture यहाँ पे नहीं है. And we had I come across a very surprising incident in last 1 year, 1.5 year. So we have this अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन. Right. वहाँ उनकी एक लाइब्रेरी है और उनके जो प्रेसिडेंट थे तो वो लाइब्रेरी का टाइम ऑल ऑफ ए सडन रिड्यूस करके 2 घंटे कर दिया कि भाई लाइब्रेरी सिर्फ 2 घंटे चलेगी. नाउ देयर वाज अ पर्सन हु वाज कमिंग फ्रॉम हिम्मत नगर. वो बोलता है मैं ट्रैवल ही 1.5 घंटे करके दे रहा था, अब जाना 1.5 घंटे और मेरे को 2 घंटे में. सो आई टॉक टू द जेंटलमैन हु वाज अ प्रेसिडेंट, डेलॉयट में थे. तो मतलब ये क्या रूल है भाई, ऐसा कैसा कर दिया? दुनिया के कौन से कोने में लाइब्रेरी 2 घंटे चलती है? करेक्ट. और मतलब आप तो वहाँ पे डेवलपमेंटल के लिए आपको तो उनको ध्यान रखना है. आपको तो विक्रम साराभाई ने इंस्टीट्यूट बनाया था कोई रीजन से, ये कहाँ से? सर वो आके अपनी ऑफिस चलाते हैं स्नेहल भाई. मतलब सब बराबर है. अगर ऐसे जो भी लोग हैं उसको बंद करो, बट फॉर दैट यू कैन नॉट डू दिस जेन्युइनली. और बहुत सारे लोग वहाँ बैठ के IAS ऑफिसर की एग्जाम की तैयारियां करते थे. बहुत सारे लोग वहाँ पे पढ़ के कुछ और काम करने का कोशिश करते थे. देखो लाइब्रेरी में बैठने वाला आदमी जनरली न्यूसेंस नहीं होता है, क्योंकि वो न्यूसेंस वाला आदमी के पास 10 जगह है, वहाँ चला जाएगा. Right. अब वो मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं और प्रैक्टिकली प्रेसिडेंट लेवल पे, बट इनको नहीं समझ में आता तो 2 घंटे का रूल बना दिया. दैट लाइब्रेरी वाज यूज्ड टू रिमेन वैकेंट. और लोगों को उस टाइम पे मेंबरशिप उन्होंने देना बंद कर दिया, कम कर दिया. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल परेशान हो रहे हैं. सो आई शुड क्रिएट माय ओन लाइब्रेरी व्हिच शुड बी अवेलेबल टू पीपल free at a throwaway membership price. So that is the project which I am starting, and fortunately I have come across someone who is now ready to donate 15,000 books of him. Okay. So this is under progress. So this is the first project I am doing. Second, I'm planning to go ahead within a school. So I'm trying to create a school which would be driven through AI. So 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई की जरूरत नहीं है. Right. जैसे वो 7 घंटे की पढ़ाई बच्चा 2 घंटे में कर सकता है. आप समझ रहे हो? अगर टीचर एफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल आप अभी जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, यू कैन डू योर 8 hour वर्क इन 4 hour 5 hour आल्सो. दैट्स योर एफिशिएंसी. बट बिकॉज़ द रूल सेज 8 hours, you do it in 8 hours. Correct. That's how the system goes. Correct. सो स्कूलिंग सालों से पहले हो गया, अभी इतने घंटे होना चाहिए, इतने घंटे होना चाहिए. तो बच्चा 2-3 घंटे में पढ़ पाता है. सो 2-3 घंटे की पढ़ाई, बाकी के 4-5 घंटे वो वहीं पे रहेगा. बट ही विल प्ले स्पोर्ट्स, ही विल हैव अ वर्कशॉप्स, ही विल बी इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, ही विल क्रिएट हिज ओन प्रोजेक्ट. So this is how. और उस स्कूल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या रहेंगे? We are not going to take much students. We will have 100 student totality in the school. Okay. And you will have vertical classrooms. जैसे आपने जब जॉब की और अभी आप काम करते हो तो कोई एज में सीनियर है, कोई एज में जूनियर है. Correct. अब वो आपको रियल लाइफ में करना है. स्कूल में सभी एक ही एज के, एक ही स्टैंडर्ड के हैं, तो नीचे वाले से ऊपर वाले से नहीं सीखता है. टुडे आई लर्न लॉट मेनी थिंग फ्रॉम माय जूनियर. टुडे आई लर्न लॉट मेनी थिंग फ्रॉम द सीनियर. टुडे आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द यंग किड्स. टुडे माय सन एंड माय नेफ्यू आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज फ्रॉम वेयर आई एम लर्निंग लॉट मेनी थिंग. अब ये जो प्रोसेस है वो आपकी स्कूल की सिस्टम में नहीं है. सो वी आर क्रिएटिंग वर्टिकल क्लासरूम्स. मतलब में 5th 6th 7th का एक क्लास होगा. करेक्ट. तो 7th के 8 बच्चे, 5th स्टैंडर्ड के 4 बच्चे, ओके, और 6th स्टैंडर्ड के 8 बच्चे. तो ये सब साथ में मिलके पढ़ते हैं. Wonderful. टीचर पढ़ाएगी, बट बाकी के टाइम में ये करेंगे. सो व्हाट विल डू. और ये स्कूल में बहुत क्लियर हूँ, जो नॉर्मल स्कूल्स में जो रिजल्ट आते हैं ना, उससे बहुत अच्छे बच्चे आएंगे. बच्चे का रिजल्ट आएगा. दे विल लर्निंग फास्टर, दे विल लूइंग लॉट मेनी थिंग. और पैरेलली इफ पॉसिबल मैं उन्हीं एज में इनको छोटा बिजनेस शुरू करवा लूंगा. एम्पैथी डेवलप करवाने की कोशिश करेंगे. टीचर, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि वी डू नॉट रिक्वायर मोर टीचर्स. 12 से 15 टीचर्स होंगे. तो ये टीचर को पर्सनली ट्रेन करके इनके बच्चों के माइंड पे कैसे काम करना है, उनकी स्किल कैसे बिल्ड करनी है, उसका एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है, वील वर्क. सो दिस आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर राइट नाउ आई बीन वर्किंग अपॉन. तो स्कूल चालू होने में कितना टाइम है फिर? स्कूल आई थिंक हमारा विश है कि नेक्स्ट जून से हम शुरू करें, नवंबर दिसंबर में एडमिशन प्रोसेस शुरू करें. बट देयर आर सर्टेन वो क्लियरेंसेस के लिमिटेशंस आ रहे हैं. तो लेट्स सी हाउ वी मूव ऑन दैट. मेरी एज के लड़कों के लिए सारी चीज सॉर्ट है फिर. आपका फैमिली मोस्ट वेलकम. नहीं, हम गारंटेड ये चीज बोलेंगे कि योर किड विल बी मच मोर ह्यूमन. करेक्ट. ही विल बी हाईली कॉम्पिटेंट एंड ही विल बी लिविंग लाइफ रादर देन डूइंग होमवर्क एंड होमवर्क. तो छोड़ दो, वो टेंशन नहीं रहेगा. वंडरफुल. तो व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड in my life? Yes. See, it's not a single advice, but there are lot of many things which I've learned indirectly from different people. For example,
माय फर्स्ट बॉस आई लर्न कि वन शुड रीड अ लॉट, विष्णु वासने साहब। डॉक्टर महादेव, मलय महादेव, या आई लर्न कि भाई आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने पढ़ाई की या नहीं करी, अगर आप डिटरमाइंड और कमिटेड हो तो आप ग्रो हो जाओगे। सो इन जनरल इफ़ यू विल आस्क मी व्हाट आई हैव लर्न इन माय लाइफ और व्हाट प्रिंसिपल आई वर्क विथ, सो मेरे 2 प्रिंसिपल है। नंबर 1, डोंट थिंक, एक्ट। करेक्ट। तो मैं, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अभी आप ज़्यादा सोचते तो पता नहीं कहाँ क्या होता है। राइट। आपका काम है लोगों को पूछना, लोग आए वेरी गुड, लोग ना आए वेरी गुड, किसी और को पूछना। करेक्ट। सो लोग रिजेक्ट करे, लोग एक्सेप्ट करे, लोग मिसबिहेव करे, लोग में से कि भाई यू आर, तुम हु यू आर टू टेक माय इंटरव्यू, तो पर तुम्हारा काम है, करते रहना, अच्छा बुरा फील नहीं करना है। सो आई ऑलवेज टेल पीपल एंड दैट आई हैव लर्न इन माय लाइफ, इफ समथिंग कम्स इन माय माइंड, एक्ट। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी का दिमाग में मेरे आया तो अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। राइट। होगी नहीं होगी, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, उसको होना ही है, बट वी स्टार्ट। Second thing, what I have learned in my life, I am only comfortable when I am comfortable. So that's the principle I have created. So my basic principle of life is simple, that I am only comfortable when I am comfortable. The day I am uncomfortable, I am comfortable. The day I am comfortable, I am uncomfortable. Because I never grow when I am comfortable. I only grow when I am uncomfortable. So I do those things which I don't understand, and that teaches me. So I always try to learn something new. I always try to do something new which I don't understand. I always try to address my limitation first. So I am only comfortable when I am uncomfortable. So I put myself in a very discomfort zone. Right. So that's how I try to grow in life. Wonderful. So that is what my basic learning. Second question. What is the worst piece of advice you have ever received? See, fortunately, I never received advice because I don't listen to people until unless I have been convinced with the people. तो negative advice कभी नहीं जाएगी. Correct. पॉजिटिव एडवाइस जाएगी। जैसे वन ऑफ माय बॉस टोल्ड मी कि स्नेहल तुम इसको ये चीज़ ऐसे बोल रहे हो कि ये गलत है, उससे ज़्यादा तुम उसको ऐसा बोलो कि ये ऐसे करो। So the same thing, he put it down in a very different way. Correct. So I thought it makes sense. So I started doing it. Correct. But अगर someone is advising me, I realize कि भाई एक तो it doesn't come in my mind. So fortunately that way, no worst piece of advice has gone in my life. If that way I start writing down, MBA में जब मैं MBA कर रहा था, तो हमारे एक प्रोफेसर साहब हमें गाइड कर रहे थे कि इंटरव्यू में कैसे अपीयर होने का। करेक्ट। तो उन्होंने एडवाइस दी कि अच्छे शर्ट पहन के जाओ, ये पहन के जाओ, वो पहन के जाओ। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल था कि सर ये तो मुझे समझ में आता है, अच्छे शर्ट पहनने से अगर जॉब मिलनी थी तो MBA क्यों करता? करेक्ट। 5-10 लाख रुपए का लोन लो, शर्ट खरीदो, पहनो, जॉब लो, लोन वापस करो, तो मतलब ऐसे नहीं मिलती है, क्या होना चाहिए जिससे मिलनी चाहिए। राइट। तो उन्होंने एडवाइस दी, मैंने नहीं मानी, तो वो भाई डिस्टर्ब हो गए। और दूसरे मेरे प्रोफेसर को बताया, हु इज़ नाउ अ वेरी, इज़ अ प्रोफेसर एट पॉइंट ऑफ टाइम, इज़ अ फ्रेंड एट पॉइंट ऑफ टाइम, ही टोल्ड मी कि उन्होंने स्नेहल तुम्हारे बारे में बोला था कि ये लड़का ही तुम्हारी कॉलेज का नाम बिगाड़ता है, ऐसे लड़के को जॉब नहीं मिलती, फिर आपके प्लेसमेंट नहीं होते। तो उनकी एडवाइस मैंने नहीं सुनी, तो तुम रिवर्स वे इट हेल्प मी आउट। सो ऐसी बहुत सारी एडवाइस मुझे लोगों ने दी। जैसे मुझे एक एडवाइस मिली थी कि लॉयल्टी ऑनेस्टी नाम की चीज़ नहीं होती है। अच्छा। तो तुम तुम्हारा देखो, तुम तुम्हारा करो। मैं बहुत क्लियर था कि मेरी लॉयल्टी और मेरी ऑनेस्टी अगर किसी एक इंडिविजुअल से चेंज होती है तो लॉयल्टी और ऑनेस्टी नहीं है। तो द वे आई वर्क, आई कीप ऑन वर्किंग। पीपल रिस्पेक्ट मी, पीपल डोंट रिस्पेक्ट मी, पीपल पे मी मोर, पीपल डोंट पे मी मोर, आई कीप ऑन रिस्पेक्ट मी। मुझे एक एडवाइस मिली थी कि अगर आप कुछ देखते हो तो बताना नहीं है, चुपचाप रहो। मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है, इफ़ आई सी समथिंग आई सी समथिंग। राइट। सो क्योंकि मैं गांधी में कन्विंस था, गांधी का एक स्टेटमेंट था कि इस दुनिया में बुरे लोगों के बुरे काम करने से जितना डैमेज नहीं हुआ है उतना डैमेज अच्छे लोगों के चुप रहने से हुआ है। करेक्ट। जैसे वो एम ए वाला पॉइंट मैंने आपको बताया, तो मैंने उनको बोला भाई ये काम बहुत गलत है, आप लोग गलत कर रहे हो। राइट। तो मुझे बोलते नहीं, हमें मालूम है, हम क्या मतलब हमने परमिशन ली, मतलब सब स्टोरियाँ मत करो, मुझे मालूम है गलत है। तो मैं बोलता हूँ, अब मैं मेरे लिए तो बोल नहीं रहा हूँ, अगर लोग मैच्योर है तो समझेंगे भी स्नेहल है, नो वेस्टेड इंटरेस्ट। बट वो लगा सिस्टम के लिए बोलना है, लोगों के लिए बोलना है। सो आई सी पीपल सी, पीपल डोंट से। सो मुझे बहुत लोगों ने बोला नहीं बोलने का, व्हाई आर यू टॉकिंग सर्टेन थिंग। आई सेड नो सर, इट्स रिक्वायर्ड फॉर द पीपल, इट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम, वी हैव टू डू इट। सो ऐसी बहुत सारी एडवाइसेस आई, बट फॉर्चुनेटली दैट इज नॉट गॉन इन बॉडी। सो उतना थिक स्किन में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो सब नहीं करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द कन्वर्सेशन, अपने जो भी अभी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या एक एडवाइस देना चाहो जो अपने लाइफ टाइम अपने साथ में रखे हुए? डोंट थिंक, एग्जीक्यूट। सोचो मत, दिमाग मत लगाओ। The moment you will apply your mind, mind will produce 1,000 reasons for not doing it. So if you are convinced that what you are trying to do is good, do it without debating. So सोचो मत, action में डाल दो, काम करो. That's the advice, and that is what when I met lot many people in my life, I have learned from them also.
सो मेरा एक ही एडवाइस रहा है कि दिमाग मत लगाओ, काम चालू काम करो, काम चालू करो, और वो करोगे आप लाइफ में ग्रो जाओ, करेक्ट। कोई इश्यू नहीं है। और इसके साथ दूसरा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो पर्टिकुलरली सीए स्टूडेंट्स को, कि दे हैव टू लिव एन एक्सपीरियंशियल लाइफ, दे हैव टू डू लॉट मेनी थिंग। फॉर एग्जांपल तुम्हारा सीए का फर्म के साथ ये दूसरा चीज़ कर रहे हो, तो इट्स एन एक्सपीरियंशियल थिंग, इट इज नॉट व्हाट यू हैव लर्न इन योर प्रोफेशन, करेक्ट। you are doing it, and that is what people should keep on doing. People should do lot many things, and they should not restrict themselves for what they are doing. So 6-8 घंटे जो उनका प्रोफेशन है वो करे। राइट। वन ऑफ द कंपनी, माय बेस्ट एचआर हेड वो चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओह ओके, वंडरफुल। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि मैं ये पढ़ाऊंगा तो इस फील्ड में नहीं जाऊंगा। करेक्ट। इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट व्हिच वाज एन हेल्थ केयर कंपनी, और उसमें टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, वाज अगेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, करेक्ट। है ना। और इन लोगों में कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी थी। सो मैंने ये सोचा नहीं कि भाई ये वहाँ से आए, एचआर का बैकग्राउंड नहीं है तो उनको ये रोल ना दे, उनको दिया और उन्होंने बहुत अच्छे से ये काम किया। तो मेंटली रिमेन ओपन फॉर ऑल दोज थिंग, राइट। कि सर ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, मैं ये पढ़ा नहीं हूँ, उसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट। मेरे मेंटर है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट। बट अभी पूरा उन्होंने अपना जो सीए वाला प्रैक्टिस था बंद करके और पूरा टेक का कंपनी खड़ा कर दिया है, बहुत अच्छा एंड है। ही इज डूइंग वंडरफुल। पूरा टेक बेस्ड कंपनी उनका, पूरा एआई में कर रहे हैं, सारा सॉल्यूशंस बिल्ड करके दे रहे हैं लोगों को। वेरी गुड। नहीं, आई थिंक सीए आर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, दे ओनली रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ। तो जो कर रहे हो करो, बट साथ में अलग अलग फील्ड में भी आपको इंडिया लेवल पे भी टॉप 10 में उनका नाम आता है। अच्छा, एआई के रिलेटेड। क्या नाम है उनका? उमंग रतानी सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फाइनल एक ब्लेसिंग मेरे को दे दो आप। हाँ जी। नहीं, आपके लिए वही, एक तो ध्यान ये रखो कि तुम्हारी मटेरियल नीड ज्यादा ना हो जाए, राइट। तो फिर यू विल कीप ऑन स्माइलिंग थ्रू आउट द लाइफ। करेक्ट। तो अगर लाइफ में गलत खर्चे हो गए, गलत शौक हो गए इन टर्म्स ऑफ कि भाई 5 जगह पे हमें बुलाया और ब्लेजर पहन के वहाँ पे जाना और पिक्चरें खिंचवानी है, तो परेशान हो जाओगे। लिव सिंपल लाइफ, स्पेंड मिनिमम ऑन मटेरियल थिंग, करेक्ट। जो रिक्वायर है, बेसिक नेसेसिटी है वो होनी चाहिए, Right. बाकी स्पेंड ऑन मिनिमम, लिव सिंपल, कीप रीडिंग, keep contributing to the people, keep helping to the society, and I think then the smile will remain forever irrespective of how much you earn. राइट। कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। Pleasure. बहुत Thank मजा you. आया, बहुत Great. जेन्युइनली।